मतलब कि इसमें अगर हम बात करेंगे ना तो ये मेनली जो ये क्यू वैल्यू वाला पोर्शन है यही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी में न्यूमेरिकल्स ज़्यादा आएंगे आपको। न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो क्यू वैल्यू वाला आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, प्लस ये रेडियो एक्टिविटी, ये दोनों न्यूमेरिकल्स के लिए हैं। बाकी काफ़ी हद तक थियोरेटिकल फैक्ट है, बट क्वेश्चंस आते हैं यार। प्रॉब्लम्स ये है कि क्वेश्चन मतलब पेपर्स में क्वेश्चन सभी से आते हैं और बहुत ही आसान टॉपिक है मतलब बाकी कंपेयर में। तो स्टार्ट करें, अगर देखो कुछ पॉइंट्स हम लिखे हैं नोट्स में है लेकिन ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, लाइक न्यूट्रॉन की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहले तो वो आप फंडामेंटली क्लास 8th 9th से सुनते आ रहे हो, न्यूट्रॉन के बारे में सब पता है कि इसकी क्या प्रॉपर्टीज है। तो मास वास है, इसमें चार्ज नहीं है, ये सब बेसिकली अनचार्ज पार्टिकल है, इसका मास स्पेसिफाई किया गया है। ठीक है, ये तो जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए हम लोगों ने लिखा है। और चार्ज ना होने की वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर या मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं हो सकता कभी भी। ये किसी आयनाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता चार्ज न होने की वजह से। पेनिट्रेशन पावर हाई, ये सब बेसिक पॉइंट्स हैं इसके। मेन जो पॉइंट आपको यहाँ पर समझने वाला है वो ये कि न्यूट्रॉन्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फास्ट न्यूट्रॉन जिनकी एनर्जी 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास हो, स्लो इलेक्ट्रॉन्स जिनकी एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास है, और एक थर्मल न्यूट्रॉन्स बोलते हैं। थर्मल न्यूट्रॉन्स जो अराउंड 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ये हम लोगों ने डी ब्रोगली के टाइम पर भी डिस्कस किया था। जो थर्मल न्यूट्रॉन की एनर्जी होती है वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के इंटू टी, अप्रोक्सीमेटली के इंटू टी के बराबर। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ से डी ब्रोगली वाला क्वेश्चन एक बन जाता है कभी कभी, अदरवाइज और कोई रीजन नहीं है इसमें। और हाफ लाइफ इनकी 12.8 मिनट्स की। बाकी आप थोड़ा सा रीड कर सकते हो। 6 नंबर का पॉइंट न्यूक्लियर रिएक्टर्स के लिए है, जहां पर न्यूट्रॉन को स्लो कर सकते हो, मतलब मॉडरेटर्स बना करके। तो एक बार इसको सेल्फ रीड कर लेना यार, इसमें से जो भी पॉइंट्स हैं। ठीक है, चांसेस तो कम ही है क्वेश्चन आने के, बट फिर भी फॉर्मेलिटी के लिए ये थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। उसके अलावा न्यूक्लियस के कंपोजिशन ये भी हम सबको अच्छे से पता है कि इनसाइड द न्यूक्लियस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जिनके नंबर्स को मिला करके आप मास नंबर बोल देते हो। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को मिला देते थे, मास नंबर बन जाता है। तो एक एग्जांपल के फॉर्म में क्लोरीन का एग्जांपल दिया है। जो बॉटम साइड नंबर है ये बेसिकली आपको प्रोटॉन के नंबर बता देगा, जेड की वैल्यू, और टॉप नंबर 35 आपका मास नंबर है, उसमें से जेड को लेस कर देंगे तो आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बन जाते हैं। और इनको कंबाइंडली आप न्यूक्लियन के नाम से पढ़ते हो। न्यूक्लियन का मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कंबाइंड नेम है, कलेक्टिवली एज अ न्यूक्लियन। नेक्स्ट पे आओ, तो न्यूक्लियस की कुछ क्लासिफिकेशंस हैं। इसको जल्दी जल्दी स्किप कर दिया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आप लोग को? आई मीन इसमें मतलब काफी हद तक फेमिलियर होगी इन सब चीजों से, यस यस सर। सर। है ना? जल्दी जल्दी यस स्किप सर। कर। तो जैसे आइसोटोप्स को क्लासिफाई किया गया है, आइसोबार्स क्या होते हैं, आइसोटोन्स क्या होते हैं, है ना, इन सबको। तो आइसोटोप मतलब सेम एटॉमिक नंबर जिसके आ जाए और डिफरेंट मास नंबर। आइसोबार्स का मतलब मास नंबर सेम आ जाए, एटॉमिक नंबर डिफरेंट आ जाए। आइसोटोन्स का मतलब बेसिकली जिनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम आ जाए, आइसोटोन्स में सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो ये 3 कैटेगरीज हैं। उसके अलावा एक मिरर न्यूक्लियाई की बात की जा रही है। मिरर न्यूक्लियाई का मतलब बेसिकली हो गया कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स है वो इंटरचेंज हो जाए। मतलब फर्स्ट न्यूक्लियाई के नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर दूसरे न्यूक्लियाई में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, और फर्स्ट न्यूक्लियाई के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर दूसरे वाले के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। एक के प्रोटॉन का नंबर दूसरे के न्यूट्रॉन के नंबर से, और एक के न्यूट्रॉन का नंबर दूसरे के प्रोटॉन के नंबर से अगर मैच कर जाए तो ये आप कह सकते हो कि ये मिरर न्यूक्लियाई है। 5वीं कैटेगरी में ये बेसिकली आइसोमर्स यानी आइसोमेरिक न्यूक्लियाई के बारे में बात कर रहे हैं। ये कुछ कुछ कैटेगरीज हैं, इनको ध्यान रखना होता है। हम लोग रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं, मतलब बेसिकली हम ये मान के चल रहे हैं कि अगर थ्योरी पर भी क्वेश्चन आए तो भी हम कर पाए, और न्यूमेरिकल आए तो वो तो हम करेंगे ही करेंगे। बट 100% प्रिपरेशन करनी है तो आपको ये सारे पॉइंट्स भी पता होनी चाहिए। और लास्ट में बेसिकली एक ऑड ऑर्डर न्यूक्लियाई, इवन इवन न्यूक्लियाई है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के हिसाब से हैं कि दोनों के नंबर्स अगर ऑड हैं तो फिर ऑड ऑर्डर न्यूक्लियाई है, दोनों के नंबर इवन है तो इवन इवन न्यूक्लियाई करके इस तरीके से बताया गया। तो ये भी आप रीड कर लेना, थियोरेटिकल है, कुछ भी एक्सप्लेन करने के लिए नहीं है। चैप्टर में एंटर करने से पहले मास की यूनिट पता होनी चाहिए। एटॉमिक मास का यूनिट हम लोग 1 AMU बोलते हैं जिसको, जिसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन ये दी जाती है कि ये 1/12 ऑफ द कार्बन 12 एटम है। कार्बन 12 के मास का 1/12 बोल देते हो 1 AMU की स्टैंडर्ड डेफिनेशन। तो 1 AMU इक्वल टू मास ऑफ द 1 एटम ऑफ कार्बन 12 डिवाइडेड बाई 12, 12 से उसको डिवाइड कर दें।
और ये अराउंड इतना आ जाता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ये क्वेश्चंस में दिया होता है, मतलब कन्वर्जन फैक्टर आपको दिया जाएगा। इसके अलावा जो मॉडर्न फिजिक्स का बिगनिंग का लेक्चर था, लेक्चर 1, जहां पर एनर्जी और मास का इक्विवेलेंस कहा गया था कि E इक्वल टू mc², एनर्जी एंड मास आर ऑलवेज इक्विवेलेंट टू ईच अदर। और इसी एनर्जी के इक्विवेलेंस से हम लोग मास की एक नई यूनिट निकालते हैं, बिकॉज मास को आप लिख सकते हो एनर्जी डिवाइडेड बाय c²। तो यूनिट ऑफ एनर्जी डिवाइडेड बाय c² से हम लोग मास की यूनिट निकालते हैं। तो यूनिट ऑफ मास एनर्जी को हम लोग मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं और डिवाइडेड बाय c²। ये भी एक कन्वर्जन फैक्टर है। 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर इतने जूल्स के बराबर, जो इजीली कर सकते हो। 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा हो गया 10⁻⁶, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आप कन्वर्ट करोगे तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। सो ये कुछ कन्वर्जन फैक्टर है जो न्यूमेरिकल्स में काम करेंगे। और 1 AMU की एक वैल्यू कैलकुलेट की गई है 1931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय c² के हिसाब से। बट ये ध्यान रखना, क्वेश्चन में जो दिया होगा, कभी कभी क्या होता है क्वेश्चंस में 1 AMU की वैल्यू थोड़ी डिफरेंट दी जाती है। कुछ क्वेश्चंस में 931 के आगे भी एक डेसिमल लगा के 0.5 भी लिख देते हैं वो। तो जैसा क्वेश्चन हो बुक के हिसाब से चलना। अगर कुछ नहीं दिया है तो आप बाय डिफॉल्ट 931 मान करके सॉल्व कर लेना न्यूमेरिकल को। न्यूक्लियर साइज के बारे में बात करेंगे तो न्यूक्लियर को स्फेरिकल माना गया है। अप्रोक्सीमेटली ये माना गया कि ये स्फेरिकल है, मतलब मोस्ट ऑफ द न्यूक्लियाई स्फेरिकल है। कुछ थोड़े से ओवल शेप के हैं, बट मेजॉरिटी न्यूक्लियस जो है वो स्फेरिकल है। तो उनका रेडियस का एक फॉर्मूला दिया गया है, कैपिटल R इक्वल्स टू R0 e⁻1/3। ए उसका मास नंबर हो गया, और ये जो R0 है ये 1.1 है, बट एक्चुअल में इसकी वैल्यू वेरिएबल होती है। मतलब ये जो R0 है इसकी वैल्यू 1.1 इंटू 10⁻⁻15 से लेकर के, एंड इट कैन बी अराउंड 1.4 इंटू 10⁻⁻15। तो अलग अलग बुक्स में अलग अलग क्वेश्चंस में इसको अलग अलग फॉलो करेंगे। आप HCV सॉल्व करोगे तो HCV में इसकी वैल्यू को 1.1 लिखा गया है। NCERT में जाओगे तो इसकी वैल्यू 1.2 लिखी गई है। और एक और जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, टिपलर करके, टिपलर वाली बुक में इसकी वैल्यू 1.4 ली गई है। तो ये भी कोई जनरलाइज वैल्यू नहीं है और इतना कोई खास इंपॉर्टेंस वाली बात भी नहीं है। इंपॉर्टेंस ये है कि जो रेडियस का ऑर्डर है वो 10⁻⁻15 मीटर का है, ये इंपॉर्टेंट है। आगे की न्यूमेरिकल वैल्यू 1.1 है या 1.2 है या फिर 1.3 है, ये भी क्वेश्चन में दे दिया जाएगा तुम्हें। एज एग्जांपल हम लोगों ने कार्बन का रेडियस कैलकुलेट किया हुआ है, तो मास नंबर 12 और R0 की वैल्यू पुट कर देंगे तो R0 1.1 और ये 12⁻1/3, इसके हिसाब से 3 फर्मी मीटर। इसके बाद डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस के बारे में बात कर रहे हैं। जो न्यूक्लियस की डेंसिटी है उसके बारे में कह रहे हैं कि जो रेडियस है वो प्रोपोर्शनल टू मास नंबर टू द पावर 1/3 है। इसका मतलब जो वॉल्यूम आएगा, अगर रेडियस प्रोपोर्शनल टू a टू द पावर 1/3 है और स्फेरिकल मान के चल रहे हैं इसको, तो वॉल्यूम 4/3 पाई r³ के फॉर्मूले से वो प्रोपोर्शनल टू a आ जाएगी इसकी। और वॉल्यूम अगर इसके प्रोपोर्शनल टू a है और न्यूक्लियस का मास उसके मास नंबर के ही प्रोपोर्शन में जाएगा, तो मास ऑफ न्यूक्लियस इज ऑल्सो अप्रोक्सीमेटली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर। तो डेंसिटी मास डिवाइडेड बाय जब वॉल्यूम निकालोगे आप, मास अपन वॉल्यूम के हिसाब से, तो मास भी हमारा प्रोपोर्शनल टू ए चल रहा है और नीचे जो वॉल्यूम है वो भी हमारी प्रोपोर्शनल टू ए है। तो ए वाला फैक्टर कैंसिल हो जाता है और इसका मतलब डेंसिटी लगभग सबके लिए एक जैसी ही आएगी। ऑलमोस्ट जितने भी न्यूक्लियाई होंगे उन सबकी डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी, और वो कांस्टेंट डेंसिटी 10⁻17 के ऑर्डर में है। ये जेई ऑलरेडी पूछ चुका है, ऑलरेडी जेई के क्वेश्चन आ चुका है इस पे कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियाई। तो ये लर्न करोगे आप 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। कोई डाउट है इनमें या आगे बढ़ते रहे इस तरीके से? बताएं जल्दी बताएं। यस सर, कोई डाउट नहीं Yes, है। sir. क्योंकि ये रटने वाली चीजें हैं, इसमें समझाने वाला कुछ है नहीं, फैक्ट बेसिस पर है। एक क्वेश्चन है यहाँ पर, इस प्रॉब्लम को देख लो। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस के ऊपर एक क्वेश्चन है, रेडियस ऑफ द न्यूट्रॉन स्टार की बात कर रहे हैं। तो इसमें तो एक एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट एक्सप्लेन किया गया है जो न्यूट्रॉन स्टार्स के बारे में है। जो एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट है, तो इवेंट क्या है उसको छोड़ देते हैं, बट न्यूट्रॉन स्टार के बारे में कह रहे हैं कि इसकी जो डेंसिटी है वो अप्रोक्सीमेटली द सेम एज डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियाई, न्यूट्रॉन स्टार की। और रेडियस ऑफ न्यूट्रॉन स्टार दे रखा है, मतलब निकालना है, रेडियस ऑफ न्यूट्रॉन स्टार निकालना है आपको। और मास ऑफ न्यूट्रॉन स्टार ऑलमोस्ट सन के मास के बराबर है, जो कि इतना दे रखा है। तो मेरे ख्याल से यहाँ से आसानी से आप निकाल सकते हो, बिकॉज रेडियस निकालने के लिए 4/3 पाई r³ उसका वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी,
और ये जो मास गिवन है 1.99 इंटू 10⁻30। यहाँ पर जो डेंसिटी है वो आप न्यूक्लियस वाली डेंसिटी पुट कर दें, डायरेक्टली 10⁻17 रख दें यहाँ पर, और सिंपली कैलकुलेट करके इसमें से रेडियस की वैल्यू निकाल दूं। काफी बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस, जो जस्ट थ्योरी, जिसको थ्योरी पता है वो आराम से कर सकता है इस टाइप के क्वेश्चंस। हाँ, न्यूक्लियस मास जो है यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दो, न्यूक्लियस मास और यहाँ पर मास डिफेक्ट, और फिर आप धीरे धीरे बाइंडिंग एनर्जी की तरफ आएंगे। तो न्यूक्लियस के मास को दो तरीके से डिफाइन किया गया है, एक थियोरेटिकल बेसिस पर और एक एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर। तो अगर कहीं पर z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं और n नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, और प्रोटॉन के मास को आप mp से डिनोट करो, न्यूट्रॉन के मास को mn से डिनोट करो, तो ऑब्वियसली एज्यूम्ड का मतलब थ्योरी के हिसाब से, मैथ के हिसाब से, मैथमेटिकली इसका जो मास निकालेंगे तो वो नंबर ऑफ प्रोटॉन मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ वन प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ वन न्यूट्रॉन। ये मैथमेटिकल हो गया एल्जेब्रा के हिसाब से, कि इतने प्रोटॉन तो उनका मास मल्टीप्लाई कर दिया और जितने न्यूट्रॉन है उनका मास भी मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन यहाँ पर प्रैक्टिकल रिजल्ट्स कुछ अलग है, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट थोड़े से डिफरेंट है। वो ये कहते हैं कि जो न्यूक्लियस का मास एक्सपेरिमेंटल तरीके से कैलकुलेट किया जाता है वो इस फैक्टर से कुछ रिड्यूस होके आता है, यहाँ से कुछ कम चलता है ये। मतलब जो मैथमेटिकल मास है उससे कम मास आता है न्यूक्लियस का एक्सपेरिमेंटल, जब उसका मेजरमेंट्स करे जाते हैं तो। और वो जो रिडक्शन है, जो डिफरेंस है, उसको कहा गया है यहाँ पर मास ऑफ मास डिफेक्ट। दैट मीन्स मास डिफेक्ट का मतलब एज्यूम्ड मास, एज्यूम्ड मास का मतलब जो मैथमेटिकल तरीके से आएगा मैथ को फॉलो करके, और रियल मास का मतलब हो गया जो एक्सपेरिमेंट्स में हम मेजर करके लाएंगे वो मास। तो एक्सपेरिमेंटल मास कम है, थ्योरेटिकल मास ज्यादा है, और इसके पीछे रीजन भी बताया गया है ऐसा क्यों है। ऐसा क्यों होता है कि जो प्रोटॉन्स का मतलब न्यूक्लियस का थ्योरेटिकल मास ज्यादा क्यों आता है और एक्सपेरिमेंटल मास कम क्यों आता है इसके अंदर। तो इसके पीछे का रीजन बेसिकली अगर आप समझो तो मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ, थोड़ा सा एक आइडिया देते हैं इसके पीछे का रीजन क्या है। हम लोगों ने अभी भी बोर्स मॉडल पढ़ा है, और बोर्स मॉडल में देखो, अगर आपसे कोई कहे कि एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइटली लार्ज डिस्टेंस पे हैं, इनफाइनाइटली लार्ज डिस्टेंस के डिस्टेंस आर टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और ये दोनों स्टेशनरी मोड में है, रेस्ट मोड पे। ऐसे में अगर आपसे पूछा जाए कि इस पूरे सिस्टम की एनर्जी क्या लिखोगे, एनर्जी ऑफ द होल सिस्टम, तो एनर्जी ऑफ द होल सिस्टम आप लिखोगे यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। क्योंकि ये दोनों रेस्ट पे है तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 0, और इनफाइनेटली लार्ज डिस्टेंस पे है तो पोटेंशियल एनर्जी का इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला जो फॉर्मूला है 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R वाला फॉर्मूला, उसमें जब ये R इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा होगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी 0 है। यानी कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन अगर एक दूसरे से इनफाइनाइटली लार्ज डिस्टेंस पर, यानी कि आइसोलेटेड हो, आइसोलेटेड का मतलब दोनों एक दूसरे पर फोर्स न लगा रहे हो, तो उस कंडीशन में सिस्टम की एनर्जी 0। लेकिन यही प्रोटॉन और यही इलेक्ट्रॉन जब एटॉमिक फॉर्म करते हैं, मतलब प्रोटॉन एक न्यूक्लियस बना ले और इलेक्ट्रॉन उस न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करने लगे, यानी कि ये एटम्स के फॉर्म में आ जाए, हाइड्रोजन एटम बन जाए जब ये, तब आप प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में एक फाइनाइट डिस्टेंस दिखाते हो, आर डिस्टेंस, जिसको बोर रेडियस कहा गया है फर्स्ट ऑर्बिट में, जिसकी वैल्यू डिफाइन की गई है 0.53 एंगस्ट्रॉम की। और तब ये कहा जाता है कि यही प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन जब फाइनाइट डिस्टेंस पर आते हैं तो यहाँ पर एक एनर्जी होती है जो बोर मॉडल के हिसाब से हाइड्रोजन एटम के केस में आती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कहने का मतलब ये है कि जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली आइसोलेटेड थे, एक दूसरे से काफी दूर दूर थे, तब सिस्टम के पास 0 एनर्जी थी। लेकिन जब वो क्लोज आ गए और एटम का फॉर्मेशन हो गया तो तब उनकी एनर्जी माइनस में चली गई है। यानी आइसोलेटेड से एटम के फॉर्मेशन में, आइसोलेटेड कंडीशन से जब उन्होंने अपना एटम फॉर्म किया, आइसोलेटेड स्टेट से एटॉमिक फॉर्म में आए वो, तो यहाँ पर कुछ लॉस ऑफ एनर्जी हुआ है, क्योंकि पहले 0 एनर्जी है, अब माइनस में एनर्जी है। और आइंस्टाइन का ये कहना था कि एनर्जी और मास हमेशा एक दूसरे के इक्विवेलेंट चलते हैं। तो अगर कहीं पर लॉस ऑफ एनर्जी है तो उस एनर्जी के इक्विवेलेंटली कोई मास भी लॉस होगा, यहाँ पर इस फॉर्मेशन में कुछ लॉस ऑफ मास होगा बाय द फॉर्मूला E इक्वल टू mc²। दैट मीन्स कि अगर आप थियोरेटिकली प्रोटॉन का मास और थियोरेटिकली इलेक्ट्रॉन का मास ऐड करो, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के मास को थियोरेटिकली ऐड करें,
और ये एक्सपेक्ट करें कि हाइड्रोजन एटम का मास उतना ही आएगा, तो ये नहीं आने वाला है। मतलब थ्योरेटिकली प्रोटॉन का मास और इलेक्ट्रॉन के मास को ऐड कर देंगे तो हाइड्रोजन एटम का मास नहीं आता है, जो कि आप एटॉमिक मास के टेबल से भी कंफर्म कर सकते हो। हाइड्रोजन एटम का जो मास टेबल पे दिया गया है वो वैल्यू कम है, और अगर आप अलग अलग प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के मास को ऐड करोगे तो वो वैल्यू ज्यादा आती है। तो यही रीजन बताया गया है कि जब सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स आइसोलेटेड होते हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जब ये पूरे आइसोलेटेड होते हैं तब इनमें मास ज्यादा होता है। लेकिन जब ये कुछ फॉर्मेशन करते हैं, एटम की फॉर्मेशन, तो क्योंकि ये आपस में इंटरैक्ट करते हैं, एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, जिस वजह से कुछ एनर्जी डेवलप हो जाती है। और जब एनर्जी डेवलप होती है वो माइनस में डेवलप हो रही है, मतलब कि लॉस हो रही है एनर्जी, उसी के करस्पॉन्डिंग मास भी लॉस करेगा। और यही यही रीजन, सेम रीजन हम लोगों ने न्यूक्लियस के फॉर्मेशन में दिया है। सेम रीजन न्यूक्लियस के फॉर्मेशन में ऐसे दे सकते हो कि अगर हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स, जितने भी प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर हैं वो सारे के सारे प्रोटॉन्स इनफाइनाइटली लार्ज डिस्टेंस पर, और जितने भी न्यूट्रॉन्स हैं वो भी इनफाइनाइटली लार्ज डिस्टेंस पे। जितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं इन सब के बीच इनफाइनाइटली लार्ज डिस्टेंस पर, मतलब ये सारे आइसोलेटेड पार्टिकल्स हों। आइसोलेटेड, एक दूसरे से किसी तरीके का कोई इंटरेक्शन नहीं है, कोई एक दूसरे पर फोर्स नहीं लगा रहे हैं ये लोग। तो इस कंडीशन में, आइसोलेटेड कंडीशन में, इनका जब मास कैलकुलेट किया जाएगा तो तब इसका मास आप कह सकते हो नंबर ऑफ प्रोटॉन मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ न्यूट्रॉन। जब ये आइसोलेटेड है, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे फोर्स नहीं लगा रहा, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन पे फोर्स नहीं लगा रहा, एक दूसरे से किसी तरीके का कोई इंटरेक्शन नहीं। बट जब इन्हीं को आप न्यूक्लियस फॉर्म करोगे, जैसे एटम की फॉर्मेशन समझाइए वैसे ही न्यूक्लियस के फॉर्मेशन में भी रूल लगाओ कि अगर हम ये न्यूक्लियस फॉर्म करें और ये सारे के सारे प्रोटॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस आ जाएं और ये सारे के सारे न्यूट्रॉन्स भी इनसाइड न्यूक्लियस आ जाएं, तो शायद आपने ये कभी सुना हो या पढ़ा हो कि न्यूक्लियस के अंदर आने पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक दूसरे के ऊपर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस लगाने लगते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं बाय द न्यूक्लियर फोर्स, न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं बाय द अट्रैक्शन फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्सेस। वैसा ही जैसा कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एटम के फॉर्मेशन में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, वैसे ही हमारे न्यूट्रॉन प्रोटॉन भी आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। और इस अट्रैक्शन की वजह से अब इस सिस्टम की जो एनर्जी होगी वो कुछ माइनस में चली जाएगी, नेगेटिव एनर्जी चली जाएगी। और पहले जो एनर्जी थी वो हमारे पास सिस्टम की जीरो थी, न्यूक्लियस की फॉर्मेशन हुई है तो एनर्जी का लॉस हुआ है, और उसी के करस्पॉन्डिंग हमारा कुछ मास भी लॉस कर जाता है, जिसको हम लोगों ने यहाँ पर मास डिफेक्ट का नाम दे रखा है। और बेसिकली ये कहा जाता है कि जो लॉस होती है एनर्जी वो इन न्यूट्रॉन प्रोटॉन को आपस में बाइंड करने का काम करती है। ये बाइंडिंग प्रोसेस हो रहा है कि अलग अलग बिखरे हुए पार्टिकल्स को आप बांध करके, बाइंड करके इनसाइड न्यूक्लियस ला रहे हो। तो इस प्रोसेस में जो एनर्जी की इन्वॉल्वमेंट हुई है उसको कह दिया गया है कि ये इस न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी कहलाएगी। मतलब लॉस ऑफ मास के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होगी दैट इज बाइंडिंग एनर्जी। तो जितना भी मास डिफेक्ट है उसी के इक्विवेलेंट एनर्जी बाय द फॉर्मूला E इक्वल टू mc² निकालेंगे और उसको कह देंगे कि ये न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी होगी। हाँ जी, कुछ पूछना चाह रहे थे? यस सर। सर ये न्यूट्रॉन्स पे तो चार्ज होता नहीं है सर। सर तो ये अट्रैक्टिव फोर्सेस कौन सी नहीं होती तो है? सुनिए, तो ये फंडामेंटल फोर्सेस में चार फोर्सेस पढ़ी गई है ना। अगर आप देखें ये इंडिपेंडेंट है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं है। अगर आप न्यूटन लॉ वाले चैप्टर से पहले जब नेचर के चार फंडामेंटल फोर्सेस पढ़ते हो तो उसमें से पहला फंडामेंटल फोर्स आपको ग्रेविटेशनल फोर्स बताया जाता है। दूसरा फंडामेंटल फोर्स आप पढ़ते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। तीसरा फंडामेंटल फोर्स आप पढ़ते हो वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। और एक और फंडामेंटल फोर्स पढ़ते हो जो कि रहता है आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। मतलब ये चार फोर्सेस हमारे इस नेचर में यस सर। इंडिपेंडेंट टू ईच अदर एग्जिस्ट कर रही हैं। तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन आपस में जो फोर्स लगा रहे हैं अट्रैक्शन का, वो चार्ज की वजह से नहीं लगा रहे, न ही वो मास की वजह से लगा रहे। मतलब इस फोर्स के पीछे रीजन ना तो चार्ज है ना तो मास है। इनफैक्ट कोई रीजन दे ही नहीं सकते इसके पीछे, बिकॉज ये एक फंडामेंटल फिनोमिना है। तो कोई रीजन नहीं बता सकता इसका कि ये क्यों लग रहा है इसके अंदर, ओके सर। है ना। तो ये न्यूक्लियर फोर्स की वजह से एक दूसरे से बंधे हुए हैं, और इस बांधने के प्रोसेस में जो मास लॉस हुआ और उसके इक्विवेलेंट जो एनर्जी बनी उसको कह दिया गया है बाइंडिंग। जो टर्म बाइंडिंग है वो भी वहीं से आ रहा है, बाइंड करने की एनर्जी।
तो यही चीज यहाँ पर हम लोगों ने थ्योरी में लिखी हुई है, तो अगर आप रीड करना चाहो तो आप रीड भी कर सकते हो, रीजन क्या है इसका, थ्योरेटिकल मास क्यों है, सब कुछ वैसे लिखा है बाइंडिंग एनर्जी का। तो बाइंडिंग एनर्जी को कैलकुलेट करने का तरीका भी देखो यहाँ पर दिखाया है, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। कैपिटल एम से हम एक्सपेरिमेंटल मास बता रहे हैं, न्यूक्लियस का एक्सपेरिमेंटल मास, जिसके अंदर जेड प्रोटॉन्स और एन न्यूट्रॉन्स है। तो जेड इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस एन इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये हमारा हो गया थ्योरी वाइज थ्योरेटिकल मास ऑफ न्यूक्लियस, एल्जेब्रिक मास जिसको कह सकते हो, मैथमेटिकल मास। और उसमें से एक्सपेरिमेंटल मास न्यूक्लियस का माइनस कर देते हैं, तो जो डिफरेंस है ये मास डिफेक्ट हुआ, और मल्टीप्लाई कर देंगे सी स्क्वायर से, आइंस्टाइन वाली इक्वेशन से, तो ये कहलाएगी हमारे लिए बाइंडिंग एनर्जी। यस सर। और यहाँ पर अब ध्यान से सुनना क्या कर रहा है हम लोगों ने, स्टेटमेंट क्या फॉलो किया है। मास ऑफ प्रोटॉन की जगह पर अगले स्टेप पर हमने हाइड्रोजन एटम का मास यूज किया है, मास ऑफ प्रोटॉन की जगह पर रिप्लेस करके हाइड्रोजन एटम का मास लिखा है। ये स्टेप कहां से आ रहा है देखिए। देखिए मास ऑफ प्रोटॉन निकालने के लिए हम क्या करने जा रहे हैं, मास हाइड्रोजन एटम का और उसमें से एक इलेक्ट्रॉन का मास लेस कर दें अगर, तो ये अप्रोक्सीमेटली प्रोटॉन का मास आ जाएगा। अप्रोक्सीमेटली, एग्जैक्ट तो नहीं आएगा बट अप्रोक्सीमेटली आएगा। और ऐसे ही जो कैपिटल एम है, इसको ध्यान से सुनना, कैपिटल एम ये हमारे न्यूक्लियस का मास है, एटॉमिक मास नहीं है। कैपिटल एम मास ऑफ न्यूक्लियस, यानी कि जो कैपिटल एम होगा उसको आप लिख सकते हो मास ऑफ एटम माइनस द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हम यहां पर एटॉमिक मासेस को यूज करते हैं एम जेड एक्स ए, इसको बोलोगे आप एटॉमिक मास हुआ ये। और हमारी रिक्वायरमेंट न्यूक्लियस के मास की है, तो उस एटॉमिक मास में से जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसमें उनको लेस कर देते हैं, माइनस जेड इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यही चीज हम लोगों ने यहाँ पर रिप्लेस की है, जो एमपी है उसको रिप्लेस करेंगे, तो जेड इंटू एमपी करेंगे अगर, जब आप इसमें जेड और मल्टीप्लाई करोगे तो ये जेड इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन एटम माइनस जेड इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और अगर आप खुद एनालाइज करके देखो कि एक टर्म आपके पास जेड एमपी का है और एक टर्म माइनस एम का है, तो जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे ना, जेड एमपी और माइनस कैपिटल एम, तो उस सब्ट्रैक्शन प्रोसेस में ये जो इलेक्ट्रॉन वाले मासेस दिख रहे हैं आपको, ये सब्ट्रैक्शन में कैंसिल आउट कर जाएंगे। जेड एमपी में से कैपिटल एम को अगर आप सब्ट्रैक्ट करो, करेंगे सब्ट्रैक्शन में कैंसिल या नहीं, मासेस दोनों में ही माइनस जेड एम ई दिख रहा है आपको। तो जब सब्ट्रैक्शन दिखाओगे इन दोनों क्वांटिटीज का, तो माइनस जेड एम ई फर्स्ट इक्वेशन में, माइनस जेड एम ई सेकंड इक्वेशन में, सब्ट्रैक्ट किया तो एम ई का फैक्टर चला जाता है और ये बन जाता है जेड इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन एटम माइनस मास ऑफ जिस एटम का बाइंडिंग एनर्जी आप कैलकुलेट कर रहे हो। तो इसी तरीके से इसके बाइंडिंग एनर्जी के क्वेश्चंस करोगे, बाइंडिंग एनर्जी के लिए यही फॉर्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन मल्टीप्लाइड बाय हाइड्रोजन एटम का मास, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन और माइनस एटॉमिक मास, और आगे 931 से मल्टीप्लाई करके इसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे। उसके अलावा ये कहा जाता है कि अगर बाइंडिंग एनर्जी पॉजिटिव है तो इसका मतलब न्यूक्लियस स्टेबल और एनर्जी मस्ट बी सप्लाई, बाइंडिंग एनर्जी नेगेटिव आ रही है तो न्यूक्लियस अनस्टेबल, वो अपने आप मतलब डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, रेडियो एक्टिव एलिमेंट हो गया वो। एक एग्जांपल भी दिखा दे रहे हैं इसका। बाइंडिंग एनर्जी हम लोगों ने ड्यूट्रॉन की कैलकुलेट की है, ड्यूट्रॉन 1s2 हुआ, इसकी बाइंडिंग एनर्जी को कैलकुलेट करके दिखाया जा रहा है एज एग्जांपल। इसमें प्रोटॉन का मास दे रखा है, न्यूट्रॉन का मास दे रखा है, एज्यूम्ड मास ऑफ न्यूक्लियस दे रखा है। और एज्यूम्ड मास कैसे निकाला है, दिया नहीं है, एज्यूम्ड मास कैलकुलेट किया है, जानते हो कैसे। ये जो एज्यूम्ड मास है ये निकाला गया है पहले दोनों को ऐड करके, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मासेस को। 1s2 का मतलब बेसिकली एक प्रोटॉन हुआ और एक न्यूट्रॉन हो गया, तो इन दोनों को आप ऐड करो, प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास ऐड करके देखेंगे तो ये हमारा एज्यूम्ड मास आएगा। इसको चेक कर लो आप एक बार, अपने आप भी ऐड करके देखो, 1.007276 प्लस 1.008665, इनको ऐड करो, कंफर्म करो कि ये वैल्यू 2.015941 आती है नहीं आती है। तो ये हमारा हो गया थ्योरेटिकल मास। एक्सपेरिमेंटल मास ऑफ न्यूक्लियस, ये आपको हमेशा क्वेश्चंस में दिया होगा, प्रॉब्लम्स में दिया जाएगा ये चीज। और दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, दोनों का डिफरेंस उसको कह दिया गया मास डिफेक्ट, और बाद में इसको 931 से मल्टीप्लाई करके अपना पूरा आंसर ले आएंगे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। यहीं पर पैरेलल में अगर आपको मान लो कंफर्म करना हो और किसी एटम का, प्रोसेस सेम ही रहेगा,
जितने प्रोटॉन्स हैं उतना मास प्लस जितने न्यूट्रॉन्स हैं उतना मास करके आप ऐड कर दो। एज्यूम्ड मास, एक्सपेरिमेंटल मास आपको निकालना नहीं होता है, क्वेश्चन में दिया जाता है, डिफरेंस करके और बाद में 931 से मल्टीप्लाई करके बाइंडिंग एनर्जी किसी भी न्यूक्लियस की फाइंड की जा सकती है क्वेश्चंस में। और बाइंडिंग एनर्जी को निकालने के बाद जब उसको आप नंबर ऑफ न्यूक्लियन से डिवाइड कर देते हो, बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट कर लिया गया, उसको डिवाइड करें नंबर ऑफ न्यूक्लियन यानी कि मास नंबर ए से, तब इस क्वांटिटी को आप कह देते हो कि ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है, जो न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी क्राइटेरिया को डिफाइन करता है। स्टेबिलिटी क्राइटेरिया बेसिकली यही से डिफाइन करेंगे, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से। जितनी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है उतनी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी कही जाएगी, यानी कि उतना ज्यादा एनर्जी आपको देना पड़ेगा एक न्यूक्लियन को बाहर निकालने के लिए। ठीक है, बीच वाला पॉइंट अभी थोड़ी देर में एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये क्या है। और इसका एक ग्राफ होता है यार, ये एक्चुअल ग्राफ ही कॉपी किया गया है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का। वर्टिकल एक्सिस पर आपने बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय मास नंबर लिखा है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर मास नंबर से। तो ये एक रियल ग्राफ है, अगर आप इस ग्राफ को देखोगे तो कई सारे एलिमेंट्स इसमें प्लॉटेड किए गए हैं, जिसके जो ग्राफ पहले इंक्रीज करता है उसके बाद लगभग ये कांस्टेंट हो जाता है बीच में, ऑलमोस्ट कांस्टेंट टाइप का ग्राफ है, और उसके बाद ये ग्राफ वापस डिक्रीज करने लगता है। तो ये इसमें आप कुछ चेंजेस नहीं करोगे, ध्यान रखना, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के ग्राफ आपको चेंज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये जो रियल ग्राफ है यही आपको दिखाना पड़ता है। और अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज करेक्ट, तो आपको ऐसा ही कुछ मिलता जुलता ग्राफ अपने आप सेलेक्ट करना होगा, कोई लॉजिकल पार्ट नहीं है ये। हाँ, इसके कुछ रिजल्ट्स जरूर हैं। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के इस ग्राफ के कुछ कंक्लूजन्स जरूर आते हैं हमारे पास, वो कंक्लूजन्स क्या क्या हैं वो देख लेते हैं। यहां से इस ग्राफ के थ्रू, ठीक है, अब सुनिएगा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की इंपॉर्टेंस आपको बता दें क्या है इसकी इंपॉर्टेंस। अगर मान लो हम कोई न्यूक्लियर रिएक्शन कंसिडर करें, कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन, और वहां पर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की इंपॉर्टेंस कैसे है वो देखिएगा। सपोज दैट हम लोगों ने एक न्यूक्लियर रिएक्शन कंसिडर किया फिजन का, मान लेते हैं न्यूक्लियर फिजन का कोई रिएक्शन ले जिसमें कोई एलिमेंट ए है और वो स्प्लिट करके दो एलिमेंट्स बी और सी में डिवाइड हो जाता है। जस्ट एग्जांपल के फॉर्म में एलिमेंट ए स्प्लिट हुआ एलिमेंट बी और एलिमेंट सी में। सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं एक रैंडम डेटा चूज कर रहा हूं। मान लें जो हमारा एलिमेंट ए है, एलिमेंट ए, उसका एटॉमिक नंबर Z और मास नंबर, ए की जगह कुछ और नाम लिखते हैं इसको यार, इसको P लिख देते हैं। इसका मास नंबर हमने ए मान लिया, और जिन दो एलिमेंट्स में ये डिवाइड हुआ उनके एटॉमिक नंबर्स Z1 Z2 कर दिए और मास नंबर्स हमने A1 A2 कर दिए। तो एक बड़ी कॉमन चीज होती है कि किसी भी फिजन में या फ्यूजन में टोटल मास नंबर जो लेफ्ट साइड होता है और टोटल मास नंबर जो राइट साइड होता है ये हमेशा बराबर होने चाहिए। मास नंबर लेफ्ट साइड और राइट साइड पर बराबर होना चाहिए, और टोटल एटॉमिक नंबर लेफ्ट साइड इक्वल्स टू टोटल एटॉमिक नंबर राइट साइड पर। बट अगर हम सिर्फ मास नंबर्स की ही बात करें कि कैपिटल ए इक्वल्स टू A1 प्लस A2, और जनरली फिजन जो होता है वो हैवी न्यूक्लियाई के साथ होता है, यूरेनियम के साथ में। नॉर्मली आप पढ़ते हो यूरेनियम का फिजन पढ़ते हो, तो यूरेनियम टाइप के न्यूक्लियस ग्राफ के कौन से पोर्शन पे हैं चेक करके बताना, ये मैक्सिमा से पहले आएंगे या मैक्सिमा के बाद आएंगे। जो फिजन वाले एलिमेंट्स हैं अगर वो हैवी न्यूक्लियस वाले हैं तो वो ग्राफ के जहां पर ये मैक्सिमा अटेन कर रहा है उसके पहले वाले पोर्शन पे लाई करेंगे या उसके बाद वाले पोर्शन पे लाई करेंगे। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर मास नंबर आप यहाँ दिखा रहे हो, यूरेनियम लगभग 235 के आसपास है, 235 का फिगर यहाँ कहीं पर आएगा। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 235 यानी कि इसके करस्पॉन्डिंग बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की कुछ वैल्यू होगी। मैं रैंडमली यार इसको ना, मैं रैंडमली इसको स्मॉल p से डिनोट कर देता हूँ, ये वैल्यू स्मॉल p है, मतलब यहाँ पर हमारा p वाला एलिमेंट है। अब जब वो स्प्लिट करेगा तो ये ऑब्वियस सी बात है कि A1 और A2 छोटे मास नंबर्स होंगे, तो हम इनको ग्राफ में लेफ्ट साइड पर दिखाएंगे। इनको हम ग्राफ में कुछ लेफ्ट साइड पर दो एलिमेंट्स दिखा देते हैं, एक A1 वाला एलिमेंट और एक A2 वाला एलिमेंट। मतलब एक एलिमेंट जिसका मास नंबर A1 है, दूसरा एलिमेंट जिसका मास नंबर A2 है, ये दोनों ग्राफ की लेफ्ट साइड पर दिखेंगे।
और इनके करस्पॉन्डिंग बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स की वैल्यू हम लोग स्मॉल बी से डिनोट कर रहे हैं एलिमेंट के नाम से, और यहाँ पर स्मॉल सी से डिनोट कर रहे हैं, मतलब स्मॉल बी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, स्मॉल सी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, और स्मॉल पी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। ग्राफ देख करके भी आप देख सकते हो, ग्राफ को देख करके भी कि सबसे बड़ी वैल्यू सी की है, उसके बाद स्मॉल बी की वैल्यू है, उसके बाद पी की वैल्यू है। और अभी पीछे जो आपको बाइंडिंग एनर्जी समझाया उसका पूरा प्रोसेस देखो क्या है। बाइंडिंग एनर्जी को डिफाइन किया गया था थियोरेटिकल मास, सुनिएगा ध्यान से, थियोरेटिकल मास माइनस एक्सपेरिमेंटल मास। और थियोरेटिकल मास कैसे निकालेंगे, अगर आपको बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करनी हो फॉर द एलिमेंट पी, तो जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस ए माइनस जेड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये हो गया थियोरेटिकल मास, और माइनस एक्सपेरिमेंटल मास ऑफ एलिमेंट पी, एमपी का मतलब इसका एक्सपेरिमेंटल मास। एमपी से आप डिनोट कर रहे हो थियोरेटिकल मास, फिर से बोल रहा हूं आपको, सॉरी, एक्सपेरिमेंटल मास। इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं, देखो इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि लेफ्ट साइड पर थियोरेटिकल मास कितना हुआ। अगर हम लेफ्ट साइड का थियोरेटिकल मास चेक करें, ध्यान से करना है इस प्रोसेस को, समझ लीजिएगा, क्योंकि ये क्यू वैल्यू को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी लेफ्ट साइड की थियोरेटिकल मास देखिए, थियोरेटिकल मास ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, तो दिस इज इक्वल टू जेड इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस ए माइनस जेड इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन, जिसको कि आप ये भी कह सकते हो कि ये बाइंडिंग एनर्जी एलिमेंट पी की होगी, और प्लस प्लस थियोरेटिकल मास ऑफ पी। और एक चीज गड़बड़ हो रही है, क्योंकि राइट हैंड साइड पर हमारे मासेस हैं, तो हम इसमें इंटू सी स्क्वायर भी करना होगा हमें, इंटू सी स्क्वायर, तो वो हम लेफ्ट साइड ले जाके बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर कर रहे हैं। आप लोग पहले कंफर्म करो ये इक्वेशन समझ में आई है नहीं समझ में आ रही है, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट, यस बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप पर हो इस टाइम पर, क्योंकि ये न्यूक्लियर रिएक्शंस को समझने के लिए और क्यू वैल्यू को समझने के लिए, मतलब एक न्यूक्लियर रिएक्शन में वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी या एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, उसमें एनर्जी देनी पड़ेगी या एनर्जी निकलेगी, इस टाइप के क्वेश्चंस को समझने के लिए ये ग्राफ काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये स्टेप अगर क्लियर हो गया तो आप मुझे कंफर्म करो, तो हम अगले स्टेप पर बताएं आपको क्या करने जा रहे हैं। यस सर चलिए यस सर। ठीक है, अब आप राइट हैंड साइड पर आओ। राइट हैंड साइड का थियोरेटिकल मास देखो, थियोरेटिकल मास ऑन द राइट हैंड साइड पर कितना बनेगा। तो राइट हैंड साइड पे दो एलिमेंट्स हैं, और ये जो देखिए जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन, इसी को हम थियोरेटिकल मास कह रहे हैं। थियोरेटिकल मास आप इसी को कह रहे हो, तो थियोरेटिकल मास कभी भी निकालना होगा तो क्या करेंगे, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एलिमेंट बी डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस मास ऑफ एलिमेंट बी, एक्सपेरिमेंटल मास ऑफ एलिमेंट बी, प्लस एक और एलिमेंट राइट हैंड साइड पर है, उसके लिए क्या लिखेंगे, एक और एलिमेंट जो राइट हैंड साइड पर है उसके लिए लिखोगे आप यहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एलिमेंट सी डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर। ये सी से भी कंफ्यूज ना हो जाए कहीं यार, नीचे जो सी स्क्वायर है वो लाइट स्पीड वाला है, उसको तो कैंसिल वैंसिल ना कर देना आप, और मास ऑफ एलिमेंट सी। ये भी इक्वेशन डन है, बताएं। यस सर। है ना, डन, ओके जी। अब ये बताओ, थियोरेटिकल मास तो सेम आएगा ना, बिकॉज नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो लेफ्ट साइड पर है, उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन राइट साइड पर भी हैं। थियोरेटिकल मास तो मैथ के हिसाब से चल रहा है, यूनिटरी मेथड लगा रहे हो कि कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन लेफ्ट साइड पर है और उतने ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन राइट साइड पर है। फर्क सिर्फ इतना है कि लेफ्ट साइड पर वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक सिंगल एलिमेंट पी में है, और राइट साइड पर उतने ही प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन स्प्लिट करके दो अलग अलग एलिमेंट्स में चले गए, बट टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एलएचएस और आरएचएस पर सेम है। बोले में यस सर। यस सर। ठीक है जी। लेकिन एक और चीज होती है, इस रिएक्शंस में कुछ एनर्जी बाहर आएगी। मान लो किसी भी रिएक्शन में, जैसे आप केमिकल रिएक्शंस पढ़ते हो एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक, वैसे ही हमारी न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं। तो इस रिएक्शन में
राइट साइड पर कुछ एनर्जी बाहर आएगी जिसको हम Q से डिनोट करते हैं। Q मतलब एनर्जी ऑफ रिएक्शन। कोई भी रिएक्शन हो, चाहे फिजन की रिएक्शन हो, फ्यूजन की रिएक्शन हो, अल्फा डिके की रिएक्शन हो, बीटा डिके की रिएक्शन हो, किसी भी तरीके के न्यूक्लियर रिएक्शंस में राइट साइड पर कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, जो कि पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि रिएक्शन का टाइप कौन सा है। तो हम एक काम और करेंगे यार, राइट साइड पर क्योंकि Q मतलब कुछ एनर्जी इन्वॉल्व है, तो उस एनर्जी के इक्विवेलेंट भी कुछ मास होगा। उस एनर्जी के इक्विवेलेंट कुछ मास होना चाहिए, E इक्वल टू mc स्क्वायर के फॉर्मूले के हिसाब से। तो अगर राइट साइड पर Q एनर्जी है, तो उस Q एनर्जी के इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए Q डिवाइडेड बाय C स्क्वायर करोगे। ये टोटल मास हो गया राइट साइड पर। अब बताओ, हमें एक एक स्टेप पूछ के चलेंगे, बिकॉज यही इसका सबसे मेजर पोर्शन आप डिस्कस कर रहे हो न्यूक्लियर फिजिक्स का। ये चीज अगर आपके दिमाग में घुस जाएगी तो आप न्यूक्लियर फिजिक्स और न्यूक्लियर रिएक्शंस के क्वेश्चंस कर ले जाओगे। ये अगर दिक्कत कर रहा है फिर नहीं हो पाएंगे, बिकॉज बाकी चीजें थ्योरेटिकल है, वो याद भी कर सकते हो। ये थोड़ा सा मैथमेटिकल पोर्शन चल रहा है इसमें। तो अगर ये स्टेप क्लियर है तो आप कंफर्म करें तो हम आगे बढ़ जाते हैं इसमें। Yes, sir. Yes. यस सर। अब इक्वेट कर दो, एलएचएस आरएचएस को इक्वेट करो, क्या बनता है देखो जरा। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ कैपिटल P एलिमेंट डिवाइडेड बाय C स्क्वायर प्लस MP इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एलिमेंट B डिवाइडेड बाय C स्क्वायर प्लस MB प्लस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ C डिवाइडेड बाय C स्क्वायर प्लस मास ऑफ C एंड प्लस Q डिवाइडेड बाय C स्क्वायर। कुछ इस तरीके से टर्म बनेगा आपका। देखो, इसको हम ऐसे भी समझा देते हैं। यूरेनियम का 92 होता है ना शायद, 92 और ऊपर होता है शायद 235, और नॉर्मली ये स्प्लिट करता है तो कुछ, क्या माने यार, कोई एलिमेंट आपको याद है? मेरे को तो याद भी नहीं होता। थोरियम। थोरियम का क्या होता है, कुछ आइडिया है यार? चलो कुछ भी मान लेते हैं यार, कोई कुछ भी मान लो ना, मतलब बी और सी के नाम से कुछ मान लेते हैं, कोई भी एलिमेंट मान लेते हैं। मैं आपको जस्ट एग्जांपल दिखा रहा हूँ, मैं रैंडमली डेटा चूज कर रहा हूँ। एक 50 मान लिया और एक को हम लोगों ने यहाँ पर 42 मान लिया, और ऊपर हमने एक 160 मान लेते हैं। रैंडमली मान के चल रहे हैं, मतलब ये एक्चुअल डेटा नहीं है। और 40 और 35 को 75 मान लिया प्लस Q मान लिया। ऐसे समझो आप, इस तरीके से देखो, ज्यादा बेटर समझ पाओगे। तो LHS पर आपके पास 92 प्रोटॉन्स, ध्यान से समझिएगा, 92 प्रोटॉन्स, और 235 माइनस 92 करेंगे तो 135 और 8 यानी कि अराउंड 143 न्यूट्रॉन्स हैं LHS की साइड पर। RHS की साइड पर हमारे पास एक एलिमेंट में 50 प्रोटॉन आ गए, 50 प्रोटॉन्स इन वन एलिमेंट, और एक में हमारे पास 110 न्यूट्रॉन्स के आसपास आ गए। दूसरे वाले में हमारे पास 42 प्रोटॉन्स हो गए, और साथ में हमारे पास 75 माइनस 42 करेंगे तो हो जाएगा 8, और 25 और 8 33. 33 न्यूट्रॉन्स हो गए। 30. ये हो गए, और प्लस Q, मतलब कुल मिलाकर के अगर आप ऐसे समझना चाहो तो ये है, जो सिंबल्स के फॉर्म में था उसको नंबर्स के फॉर्म में भी देख सकते हो। अब यहाँ पर हमारा टोटल मास कितना है वो हम लिख रहे थे, यहाँ पर हमारा टोटल मास कितना है वो लिख रहे थे, यहाँ पर हम टोटल मास लिख रहे थे, और यहाँ पर Q के इक्विवेलेंट मास, हम जो Q एनर्जी है उसके इक्विवेलेंट मास लिख रहे थे। तो इसके इक्विवेलेंट मास को हम Q डिवाइडेड बाय C स्क्वायर कर रहे थे। ठीक है जी, आप समझ रहे हैं। और बाकी तो जो मासेस आपको दिख रहे हैं वो दिख ही रहे हैं, मतलब यहाँ पर जो मैं लिख रहा था बिना नंबर्स के लिख रहा था, यहाँ पर राइट से अगले पेज पर मैंने इसी को नंबर्स के फॉर्म में दिखाया आपको। सेम चीज नंबर्स के फॉर्म में देख लो। Yes, sir. हाँ जी, तो अब सुनो, अब क्या हुआ, जो हमारा यूरेनियम है इसका एक्सपेरिमेंटल मास, ध्यान से सुनिएगा, इसका एक्सपेरिमेंटल मास, राइट लेफ्ट साइड का एक्सपेरिमेंटल मास जब लिखेंगे तो ये हो गया हमारी इक्वेशन, ये चल रही है बाइंडिंग एनर्जी वाली, ध्यान देना, ये वाली इक्वेशन, मतलब एज्यूम्ड मास माइनस रियल मास, और इधर मास डिफेक्ट है। तो अगर आपको रियल मास कहीं पर निकालना है, मतलब कि
एक्सपेरिमेंटल मास निकालना है तो एज्यूम्ड यानी कि थ्योरेटिकल मास में से मास डिफेक्ट को लेस करिए। मतलब एक्सपेरिमेंटल मास निकालना है तो थ्योरेटिकल मास नंबर्स में आप समझ जाओगे, 92 इंटू मास ऑफ अ प्रोटॉन प्लस 143 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये हो गया थ्योरेटिकल मास, और इसमें से हमने मास डिफेक्ट को कम कर दिया। इधर की तरफ अगर हम इसका एक्सपेरिमेंटल मास कैलकुलेट करना चाहें तो इसकी एक्सपेरिमेंटल मास देखिए, इसकी एक्सपेरिमेंटल मास लिखी जाएगी 50 प्रोटॉन्स के बराबर, 50 इंटू एमपी प्लस 110 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन, और माइनस इसका जो भी डेल्टा एम होगा, यहाँ डेल्टा एम यूरेनियम का, यहाँ डेल्टा एम बी वाले एलिमेंट का। और तीसरे वाले केस में जो हम चल रहे हैं, थर्ड वाले केस में वो चल रहे हैं हम 42 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 33 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन, और प्लस जो भी इसका मास डिफेक्ट होगा, माइनस में इसका मास डिफेक्ट ऑफ दिस एलिमेंट सी, और तीसरा हमारे पास क्यू बाय सी स्क्वायर है। बताएं जी, ये भी सही है? नंबर्स में समझ में आ रहा है आपको? नंबर्स में ज्यादा क्लियर हो जाएगा। हाँ सर। ठीक है, अब सुनो, आइंस्टाइन का ये कहना है कि किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में एनर्जी और मास की इक्विवेलेंसी के साथ आप कंजर्वेशन लगाते हो, तो जितना टोटल मास आपका लेफ्ट साइड है, ध्यान से सुनना, इसको सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें अगर, तो ये हमारी लेफ्ट साइड की एनर्जी हो गई। मतलब लेफ्ट साइड के मास के इक्विवेलेंट एनर्जी, लेफ्ट साइड जो भी मास है उसके इक्विवेलेंट एनर्जी हो गई। राइट साइड पर जो भी हमने मास लिखा है उसको सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, m इंटू सी स्क्वायर, तो ये हमारे एलिमेंट बी के इक्विवेलेंट एनर्जी हुई। सी वाले एलिमेंट के लिए भी जो भी इसका मास है मल्टीप्लाइड बाय सी स्क्वायर करेंगे तो ये इसके इक्विवेलेंट एनर्जी हुई। और न्यूक्लियर रिएक्शन की एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि टोटल एनर्जी किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन की लेफ्ट साइड पर और राइट साइड पर सेम होनी चाहिए। टोटल एनर्जी मतलब किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन की लेफ्ट साइड के मास के इक्विवेलेंट एनर्जी और किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन की राइट साइड के जो मास के इक्विवेलेंट एनर्जी है, दोनों इक्विवेलेंट एनर्जीज हमेशा इक्वल मिलनी चाहिए आपको किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में, किसी भी रेडिएटिव डिके की इक्वेशन में, किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में, फिजन में, फ्यूजन में, जितनी भी टाइप ऑफ इक्वेशंस पढ़ोगे आप। तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, 92 इंटू एम पी प्लस 143 इंटू एम एन माइनस डेल्टा एम यू इंटू सी स्क्वायर, जो भी इक्विवेलेंट एनर्जी है इसको हम कंपेयर करने जा रहे हैं। 50 एम पी प्लस 110 एम एन माइनस डेल्टा एम बी इंटू सी स्क्वायर प्लस 42 एम पी प्लस 33 एम एन माइनस डेल्टा एम सी इंटू सी स्क्वायर, और प्लस क्योंकि अब एनर्जी कंपेयर कर रहे हैं तो हम यहाँ पर सिर्फ क्यू लिखेंगे बिकॉज क्यू एनर्जी था यहाँ पर। मतलब बेसिकली उसमें भी सी स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दो, ऑलरेडी वही चीज आ जाएगी। अब आप एक बात बताओ, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि एमपी और एमएन के टर्म दोनों तरफ से कैंसिल हो जाने वाले हैं? नंबर्स देख करके बताओ, नंबर से आइडिया लगता है, सिंबल से हो सकता है, सिंबल इसीलिए हटा दिया मैंने कि हो सकता है सिंबल्स में आपको ना समझ में आ रहा हो, लेकिन नंबर से तो एटलीस्ट समझ आओगे। नंबर देख के बताओ, लेफ्ट साइड 92 एमपी है तो क्या राइट साइड 92 एमपी नहीं है? यस सर। इसका मतलब ये जो एमपी और एमएन के टर्म आप देख रहे हो ये इक्वलिटी में कैंसिल आउट कर गए, तो फिर क्यू किसके बराबर बचा? क्यू वैल्यू किसके बराबर बची देखिएगा, क्यू वैल्यू बची डेल्टा एम बी इंटू सी स्क्वायर प्लस डेल्टा एम सी इंटू सी स्क्वायर और माइनस डेल्टा एम यूरेनियम वाला इंटू सी स्क्वायर। सही है ये चीज? अच्छा, और इसको क्या बोला गया है? मास डिफेक्ट इंटू सी स्क्वायर का क्या नाम दिया गया है? डेल्टा एम मास डिफेक्ट था तो इसको नाम क्या देंगे मास डिफेक्ट को जब सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं? सर बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सी। तो ये बाइंडिंग एनर्जी ऑफ बी प्लस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सी एंड माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ दैट यूरेनियम, ये हमारी न्यूक्लियर रिएक्शन की क्यू वैल्यू हुई। यानी अदरवाइज आप ये भी कह सकते हो
कि किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन की जो क्यू वैल्यू होगी, बी और सी हमारे प्रोडक्ट्स हैं, रिएक्शन के प्रोडक्ट्स, तो क्यू वैल्यू ऑफ एनी रिएक्शन इज बेसिकली डिफाइंड एज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन, प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं, 2 प्रोडक्ट हैं, माइनस बाइंडिंग एनर्जी उस रिएक्शन के जो रिएक्टेंट्स हैं। इसको अब आप जनरलाइज कह सकते हो। ये डायरेक्टली लिखा होता है बुक्स में, बता दूं आपको, ये बुक्स में अगर आप पढ़ेंगे तो डायरेक्ट लिखा होगा, कहीं इसको प्रूफ नहीं करते इसको, कि क्यू वैल्यू को क्यों हम बाइंडिंग एनर्जी के डिफरेंस से निकालते हैं, प्रोडक्ट्स की बाइंडिंग एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की बाइंडिंग एनर्जी। अब ये क्यू पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा ये भी देखना पड़ेगा, मतलब कि इस रिएक्शन को कराने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी या इस रिएक्शन के होने से एनर्जी निकल जाएगी, ये भी आपका क्वेश्चन होता है। मतलब इसके भी क्वेश्चंस आते हैं, आपको कोई न्यूक्लियर रिएक्शन दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी या फिर मुझे इस रिएक्शन को करवाने में एनर्जी ऐड करनी पड़ेगी। स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस की कंडीशंस क्या पढ़ते हो आप केमिस्ट्री में या किसी भी केमिकल रिएक्शंस में या न्यूक्लियर रिएक्शंस में? अगर आपको रिएक्शन स्पॉन्टेनियस चाहिए, अपने आप होने वाली रिएक्शन चाहिए, तो क्यू वैल्यू उस रिएक्शन की पॉजिटिव होनी चाहिए या फिर नेगेटिव होनी चाहिए? मतलब एनर्जी रिलीज होनी चाहिए या फिर एनर्जी देनी पड़ेगी उसमें आपको? सर क्यू वाली रिलीज होने इसका मतलब क्यू पॉजिटिव होना चाहिए। तो अगर क्यू पॉजिटिव है तो रिएक्शन हमेशा स्पॉन्टेनियस होगा आपका, मतलब कि सेल्फ रिएक्शन हो जाएगी, अपने आप रिएक्शन हो जाएगी, उसको ट्रिगर करने की जरूरत नहीं पड़ती है, अपने आप हो जाएगी रिएक्शन। रेडियो एक्टिविटी इसमें आती है और फिजन इसमें आता है और फ्यूजन इसमें आता है। कैसे होगा अब आप इसका भी एग्जांपल देखो, इसका भी एग्जांपल इस ग्राफ में दिखाते हैं। मैं रैंडम डेटा चूज कर रहा हूं यार, फिर मैं सिंबल्स नहीं लगाऊंगा, आप ग्राफ को देखो, रैंडमली चूज कर रहे हैं। ये तो क्लियर हो गया कि जब आप न्यूक्लियर फिजन कर रहे हो तो बड़ा मास नंबर स्प्लिट करता है 2 छोटे मास नंबर्स में, और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन में अगर आप देखो तो रिएक्शन से पहले बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन छोटी वैल्यू पर है और रिएक्शन होने के बाद बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा हो गए, क्योंकि रिएक्शन हैवियर न्यूक्लियाई का लाइट न्यूक्लियाई में स्प्लिटिंग हो रही है, बड़ा मास नंबर 2 छोटे मास नंबर में टूट रहा है। और ग्राफ कुछ ऐसा है कि जब हम मास नंबर को लेफ्ट साइड पर लेके जा रहे हैं तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ रही है वहां पर। ये बात समझ में आई? यस सर। मतलब यस सर। इस नंबर्स के फॉर्म में देखूंगा, अगर मैं नंबर्स के ही फॉर्म में लेके चलूंगा, अगर हम ये कहें कि यूरेनियम की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सपोज करते हैं 10 है, ये भी रैंडम डेटा है, एक्चुअल डेटा नहीं ले रहा हूं मैं, और बी वाले की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इससे ज्यादा है, यानी 11 है मान लेते हैं, और सी वाले की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और भी ज्यादा है, 12 मान लेते हैं। तो फिर टोटल बाइंडिंग एनर्जी कितनी हुई? टोटल बाइंडिंग एनर्जी अगर हम निकालें यहां पर, तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ बी पर न्यूक्लियन वो अगर 11 है तो मल्टीप्लाई करो उसको नंबर ऑफ न्यूक्लियन से, यानी कि 160 से। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सी 12 है तो उसको मल्टीप्लाई करो उसके नंबर ऑफ न्यूक्लियन से, यानी कि 75 से। और बाइंडिंग एनर्जी ऑफ यू, तो वो अगर 10 माना है हम लोगों ने नंबर्स के हिसाब से, तो उसको मल्टीप्लाई करें 235 से। अब आप मुझे सिर्फ ये बताओ कि ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी? पॉजिटिव सर। चेक करके देखो आप इसको, हाँ ना, पॉजिटिव सर। इसीलिए नंबर्स यूज कर रहे हैं बच्चे लोग, ताकि आपको नंबर्स में बिल्कुल एक्चुअल में फीलिंग आ जाती है। सिंबल्स में हो सकता है थोड़ा कंफ्यूजन रहे माइंड में, बट जब सामने नंबर्स चल रहे हैं तो मैथ्स चल रही है तो आराम से आप कनेक्ट कर सकते हो। पॉजिटिव आएगा ये, मतलब कि फिजन जब भी होगा तो एनर्जी रिलीज होगी। क्या रीजन हुआ इसका? क्या रीजन हुआ? मतलब अगर कोई पूछे कि ऐसा क्यों है, क्या रीजन आप एक्सप्लेन करोगे? बोर्ड के पेपर्स में तो आपको थ्योरी लिखने को आएगी और जेई में असर्शन रीजनिंग हो सकती है कि न्यूक्लियर फिजन में ये जो एनर्जी रिलीज हुई है इसके पीछे का रीजन क्या है। तो रीजन है बाइंडिंग एनर्जी के ग्राफ का डिक्रीज होना। ये बाइंडिंग एनर्जी का ग्राफ डिक्रीज हो रहा है, यही इसका रीजन है, क्योंकि फिजन में हम लेफ्ट साइड पर ट्रेवल करेंगे, बड़ा मास नंबर छोटे मास नंबर में जाएगा, कन्वर्ट होगा,
तो फिजन का फिनोमिना लेफ्ट साइड की तरफ होता है, और लेफ्ट साइड पर अगर कोई रिएक्शन होगी तो वहां पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी बढ़ जाती है, पर न्यूक्लियन। और अगर पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी बढ़ेगी तो प्रोडक्ट्स में ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी होगी और रिएक्टेंट्स में कम बाइंडिंग एनर्जी होगी। दैट मीन्स क्यू पॉजिटिव आएगा। और प्रोडक्ट्स की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होनी भी चाहिए, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को ही स्टेबिलिटी क्राइटेरिया कहा गया है। तो कोई भी रिएक्शन टुवर्ड्स स्टेबिलिटी ही जाएगी। कोई रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस अपने आप अनस्टेबल क्यों होगा? नेचर के अंदर जो रिएक्शंस अपने आप हो रही हैं वो हमेशा स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहेंगी। अनस्टेबल रिएक्शन कोई भी नहीं है। और अगर स्टेबिलिटी की तरफ कोई रिएक्शन बढ़ेगी तो नेचुरल से बात है उसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हमेशा ज्यादा होना चाहिए। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन मतलब जो अपने आप हो जाए, हमें कुछ ना करना पड़े। तो अपने आप इस नेचर में कोई चीज अनस्टेबल नहीं हो रही है, सब कुछ स्टेबल की तरफ भागता है। अभी क्लियर हुआ है ये चीज? नहीं हुआ? बताओ पूरा क्लैरिटी के साथ, अगर ऑनेस्टली बता दीजिएगा अगर ये चीज समझ आ गई हो तो। Yes, sir. Yes, सभी sir. को। Yes, और sir. ठीक है, इस रिजल्ट को आप लर्न करोगे क्योंकि इस क्यू वैल्यू निकालने में हमको यही काम करेगा। किसी भी रिएक्शन की क्यू वैल्यू निकालने के लिए हम इसका ही यूज करेंगे। डिफरेंस इन द बाइंडिंग एनर्जी, प्रोडक्ट की बाइंडिंग एनर्जी में से रिएक्टेंट की बाइंडिंग एनर्जी को माइनस कर दीजिए, क्यू वैल्यू ऑफ रिएक्शन आ जाएगी। पॉजिटिव है तो स्पॉन्टेनियस, नेगेटिव है तो फिर इसका मतलब आप इतनी एनर्जी रिएक्शन में ऐड करो तब रिएक्शन होगी वो। अच्छा, यहीं से फ्यूजन वाली रिएक्शंस को भी समझाते हैं। फ्यूजन वाली रिएक्शंस को, फ्यूजन लाइट न्यूक्लियाई में होता है। फ्यूजन में दो छोटे न्यूक्लियाई मर्ज होकर के बड़ा न्यूक्लियस बनता है। तो फ्यूजन की रिएक्शन राइट साइड भागती है, लेकिन वो छोटे मास नंबर्स पे आती है। मतलब ग्राफ के मैक्सिमा से पहले के जो एलिमेंट्स हैं वहां पर फ्यूजन है और मैक्सिमा के बाद वाले एलिमेंट्स पर फिजन है। तो क्या किसी फ्यूजन की रिएक्शंस में भी सेम चीज नहीं होगी? अगर कोई एलिमेंट फ्यूजन से पहले कोई बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पर है और फ्यूजन के बाद उसका मास नंबर बढ़ रहा है, तो क्या आपको नहीं लग रहा है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन प्रोडक्ट्स में ज्यादा हो जाएगी? आप देखो ना, लेफ्ट साइड भागने पर भी बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज हो रही है और लेफ्ट से राइट आने पर भी बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू बढ़ रही है। दोनों तरफ बाइंडिंग एनर्जी का ग्राफ इंक्रीजिंग है। हैवियर मास नंबर से लाइटर मास नंबर की तरफ जाओ, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन राइज कर रहा है। लाइटर न्यूक्लियाई से हैवियर न्यूक्लियाई की तरफ आओ तो भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस बढ़ रहा है। Yes, sir. आगे. Yes, sir. कनेक्ट कर पा रहे हो कि दोनों में ही रिएक्शन, फिजन और फ्यूजन में क्यों हमेशा एनर्जी बाहर आएगी? क्योंकि जिस एटॉमिक नंबर के जिस जोन में ये रिएक्शंस हो रही हैं उस जोन में ग्राफ प्रोडक्ट के साइड पर ज्यादा हो जाता है, प्रोडक्ट के साइड बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा हो जाती है। फ्यूजन बहुत लो एटॉमिक नंबर के जोन में चलता है और फिजन बहुत ज्यादा एटॉमिक नंबर के जोन में चलता है। दोनों तरफ के ग्राफ कुछ इस तरीके से बने हुए हैं कि पर न्यूक्लियन प्रोडक्ट्स के बाइंडिंग एनर्जी हमेशा ज्यादा होंगी। एक्सक्यूज मी सर। हम्म। सर ये मैक्सिमा के बाद ये जो डिप आ रहा है सर इसका कोई थ्योरेटिकल रीजन है या हाँ, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड है? नहीं, एक्सपेरिमेंटल है, बट इसके भी रीजंस हैं। ग्राफ के ऐसे बनने के रीजंस भी हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। बट अब उसके पहले मैं मेनली क्यू वैल्यू पर ज्यादा फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमारे क्वेश्चन तो इसी पे आएंगे। मैं इसका प्रूफ देना चाह रहा था क्योंकि डायरेक्ट बताता तो हो सकता था कन्विंस ना हो पाते आप कि ये क्यू वैल्यू ऐसी क्यों बन रही है। सर सर जो एनसीईआरटी में दे रखा है वो हम लोगों को क्यू वैल्यू दे रखी है मास ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट्स इनटू सी स्क्वायर। बता रहे हैं, वही बता रहे हैं, वही दोनों आज बता रहे हैं ये आपको। एक तो बाइंडिंग एनर्जी, पहले आप बाइंडिंग एक टॉपिक डिस्कस करें। बाइंडिंग एनर्जी से क्लियर हो गया तो आगे बताइए, फिर हम आगे बढ़ जाए। अगर आपको ये समझ में आ गया कि क्यू वैल्यू को बाइंडिंग एनर्जी से कैसे कैलकुलेट करेंगे। यस सर। ठीक है, ये क्लियर हो गया? Yes, sir. अच्छा, अब चलते हैं जरा मास वाले की तरफ। क्यू वैल्यू को अगर हम मास के फॉर्म में देखना चाहें वो भी देख लो। क्यू वैल्यू इन मास फॉर्म, वो भी आपको समझा रहे हैं। मैंने एक सिर्फ एक काम करता हूं यार, देखो थोड़ा सा आप मैकेनिक्स पे चलो, आपको मैकेनिक्स के थ्रू उसको रियलाइज कराते हैं।
मैकेनिक्स में क्लासिकल मैकेनिक्स की बात करें अगर हम, न्यूटन वाली मैकेनिक्स, और हम एक फिनोमेना कंसिडर करने जा रहे हैं एक्सप्लोजन का, तो मैकेनिक्स में क्या ऐसा कहते हैं कि अगर कोई m मास का मतलब कोई बम मान लेते हैं और वो रेस्ट पे है मान लीजिए और सडनली एक्सप्लोड कर गया, ये इससे कनेक्ट कर पाओगे, ये सडनली एक्सप्लोड हुआ और एक्सप्लोड करने के बाद इसमें दो मासेस बन गए, एक m1 मास बन गया और एक m2 मास बन गया, तो क्या ये जो पार्टिकल एक्सप्लोड होंगे ये मूव नहीं करेंगे? बताएं। यस सर, करेंगे करेंगे तो, और ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे क्योंकि मोमेंटम कंजर्व रखना है आपको। तो ये बताओ एनर्जी रिएक्टेंट समझना थोड़ा सा, एनालॉग है, एनर्जी रिएक्टेंट्स की कितनी है? रिएक्टेंट मतलब जो ये जो बम रखा था उसकी कितनी एनर्जी थी क्लासिकल फिजिक्स में? ये रेस्ट पे है, क्लासिकल फिजिक्स में रेस्ट पर कोई पार्टिकल होगा तो कोई एनर्जी नहीं होगी उसमें, लेकिन मॉडर्न फिजिक्स में अगर पार्टिकल रेस्ट पे है तब भी एनर्जी होती है। ये डिफरेंस समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो आप? क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से जीरो हुआ, यस सर। m1 मास की एनर्जी हाफ m1 v1 स्क्वायर और m2 मास की एनर्जी हाफ m2 v2 स्क्वायर, यानी कि प्रोडक्ट्स हैव मोर एनर्जी, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट पॉजिटिव है। अब आप क्या बताओगे? एनर्जी, क्लासिकल फिजिक्स कहता है कि एनर्जी क्रिएट नहीं होती है, एनर्जी सिर्फ उसका फॉर्म बदला जा सकता है। तो हम कौन सी एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं यहाँ पर? सर केमिकल एनर्जी इन द बॉम्ब। केमिकल एनर्जी को, तो मैकेनिकल एनर्जी जीरो है लेकिन केमिकल एनर्जी है यहाँ पर। केमिकल एनर्जी हमारे इस स्फेरिकल बॉम्ब के अंदर होगी जिस केमिकल एनर्जी को हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट किया है। यह है क्लासिकल फिजिक्स, और मोमेंटम कंजर्व होगा यहाँ पर। अब आओ कि मॉडर्न फिजिक्स के हिसाब से क्या बनेगा। मॉडर्न फिजिक्स के हिसाब से मैं एक सिमिलर रिएक्शन आपको ना एक जस्ट समझाने के लिए मैं एक अल्फा डिके की रिएक्शन को दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये उम्मीद कर रहे हैं कि अल्फा डिके आपको बेसिक पता होगा। कि कोई एलिमेंट है, मान लेते हैं ZXA करके, और उसने अल्फा डिके किया, तो शायद आपको ये पता हो कि अल्फा डिके होने पर जो एटॉमिक नंबर होता है उसमें 2 कम कर देते हो और मास नंबर में 4 कम करते हैं, प्लस ये अल्फा पार्टिकल और प्लस कुछ क्यू वैल्यू, क्लासिकल फिजिक्स में। और हम ये भी मान के चल रहे कि एक्स वाला रेस्ट पे है, क्या इसमें जीरो मास कहोगे, जीरो एनर्जी कहोगे? मॉडर्न फिजिक्स के हिसाब से, पुरानी वाली फिजिक्स छोड़ दीजिए। मॉडर्न फिजिक्स मतलब जिसमें आइंस्टाइन की इक्वेशन है कि एनर्जी इज इक्वल टू m इंटू सी स्क्वायर। और आपको एक और चीज याद दिलाए, लेक्चर 1 जब पढ़ा था मैंने, पहला लेक्चर जिसमें जनरल टॉपिक बताए थे, तब शायद तुमको ये भी कहा था कि एनर्जी मॉडर्न फिजिक्स में 2 तरीके से डिफाइन की गई है, एक तो mc स्क्वायर और एक वो डिफाइन किया जाता है रेस्ट एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। मुझे नहीं पता आप लोग को ये चीजें याद है कि नहीं याद है, कि टोटल एनर्जी याद है ये चीज? लेक्चर 1 इसीलिए कहा था कि जनरल टॉपिक्स पढ़ लीजिएगा, अदरवाइज न्यूक्लियस वाले चैप्टर को समझने में प्रॉब्लम होगी फिर। तो जो हमारा एलिमेंट एक्स है उसकी टोटल एनर्जी क्या होगी? तो एनर्जी टोटल इक्वल टू रेस्ट एनर्जी, और रेस्ट एनर्जी हम निकालते हैं बाय द फॉर्मूला उसका मास m इंटू सी स्क्वायर करके। तो मास ऑफ एलिमेंट एक्स मल्टीप्लाइड बाय सी स्क्वायर, ये हमारी इधर हो गई। राइट साइड पर आइए, राइट साइड पर क्या है? जो हमारा एलिमेंट y है उसकी टोटल एनर्जी क्या होगी? तो m इंटू वाई इंटू सी स्क्वायर, ये हुई इसकी रेस्ट एनर्जी, एलिमेंट y की रेस्ट एनर्जी। लेकिन जैसे एक्सप्लोजन के बाद दोनों फ्रैगमेंट्स मूव करते हैं, वैसे ही अल्फा डिके के बाद एलिमेंट y भी मोशन में होगा और एलिमेंट अल्फा भी मोशन में होगा, तो साथ में इनकी काइनेटिक एनर्जीज भी आएगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ y। फिर ऐसे ही जब आप अल्फा पार्टिकल की बात करोगे तो एक्सप्लोजन के बाद ये स्टेशनरी पार्टिकल्स नहीं होते हैं, ये ट्रेवल कर रहे होते हैं। तो हम लिखेंगे मास ऑफ अल्फा इंटू सी स्क्वायर, इसकी रेस्ट एनर्जी,
और प्लस अल्फा पार्टिकल अगर मूव करेगा तो उसमें कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा। अब आप क्यू वैल्यू कहते किसको हो? क्यू वैल्यू का मतलब क्या? क्यू वैल्यू का मतलब जो एनर्जी निकली, मैकेनिक्स वाले से कंपेयर करो आप, मैकेनिक्स वाले से कौन सी एनर्जी काइनेटिक में ट्रांसफॉर्म हुई है? मैकेनिक्स वाले में पूछा जाए कि काइनेटिक एनर्जी जो आई है वो किसके ट्रांसफॉर्मेशन से आई है, कौन से एनर्जी के बदलने से आ रही है, तो हम लोग कह रहे हैं कि जो केमिकल एनर्जी है इसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है काइनेटिक एनर्जी में, और इसी ट्रांसफॉर्मेशन को हम कहते हैं क्यू वैल्यू। मैकेनिक्स में भी क्यू वैल्यू बोल सकते हो आप। क्यू वैल्यू का मतलब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इनटू काइनेटिक। देखिए दोनों फिजिक्स एक ही बात कह रहे हैं। क्लासिकल फिजिक्स कहता है कि एनर्जी को क्रिएट नहीं कर सकते आप, सिर्फ उसका फॉर्म बदल सकते हो। मॉडर्न फिजिक्स कह रहा है कि आप एनर्जी क्रिएट कर सकते हो, लेकिन उस मास के कॉस्ट पे, मास चेंज कर दो, मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो। मतलब क्रिएट कुछ नहीं हो रहा है। सुनिएगा, क्लासिकल फिजिक्स कहता है वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। यह है क्लासिकल फिजिक्स का स्टेटमेंट। एनर्जी को एनर्जी में ही कन्वर्ट कर सकते हैं, और मॉडर्न फिजिक्स ने इसी को चेंज किया है। मास इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी। यह है E इक्वल टू mc स्क्वायर का मतलब, जिसका मतलब यह हुआ मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। अभी डिफरेंस समझ में आ रहा है दोनों फिजिक्स में? क्योंकि दोनों को इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि कंफ्यूजन इसी वजह से है कि पहले कुछ और पढ़ा है, अब कुछ और पढ़ रहे हो आप। बताओ। क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से एनर्जी को एनर्जी में ही कन्वर्ट कर सकते हैं, मॉडर्न फिजिक्स के हिसाब से मास को भी एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये जो काइनेटिक एनर्जीज हमारे पास आ रही हैं, ये कहां से आई होंगी यार? वाई के पास जो काइनेटिक एनर्जी है और जो अल्फा के पास काइनेटिक एनर्जी है, ये आएगा कहां से? क्योंकि एक तो बड़ा सर ड्यू टू लॉस ऑफ हाँ, मास सर। इन एक्स। देखिए, हाँ देखिए, दोनों फिजिक्स में एक बड़ी कॉमन बात है ना, न्यूटन गलत है ना आइंस्टाइन गलत है। एक बड़ी कॉमन बात है कि आप कुछ क्रिएट नहीं कर पाओगे, ट्रांसफॉर्मेशन होता है खाली। क्लासिकल फिजिक्स में एनर्जी का एनर्जी में ट्रांसफॉर्मेशन है, और मॉडर्न फिजिक्स में मास का एनर्जी में ट्रांसफॉर्मेशन है। क्रिएट नहीं कर सकते आप कुछ। दोनों फिजिक्स कॉमन है इस मान में, दोनों में एक ही बात कही जा रही है कि आप कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर पाओगे, बदल सकते हो खाली। एक्सप्लोजन वाले में, बम के एक्सप्लोजन में केमिकल एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द काइनेटिक एनर्जी, और न्यूक्लियर रिएक्शन में यानी कि अल्फा डिके एग्जांपल लिया जो मैंने, इसमें आप कह सकते हो कि मास ऑफ सिस्टम कैन बी कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई और अल्फा। और इसी वाई और अल्फा के काइनेटिक एनर्जी के टोटल वैल्यू को क्यू वैल्यू भी कहा जाता है, बिकॉज क्यू वैल्यू है क्या? एनर्जी, रिएक्शन की एनर्जी जो ट्रांसफॉर्म हुई है लेफ्ट साइड से राइट साइड पर। और ये टोटल वैल्यू सेम होनी चाहिए। बार बार देखिएगा, मॉडर्न फिजिक्स बार बार एक ही बात कहता है कि टोटल एनर्जी ऑन द लेफ्ट साइड शुड बी इक्वल टू टोटल एनर्जी ऑन द राइट साइड। तो mx इंटू सी स्क्वायर इज द टोटल एनर्जी ऑन द लेफ्ट साइड, my इंटू सी स्क्वायर प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ y इज द टोटल एनर्जी ऑन द राइट साइड, प्लस m अल्फा सी स्क्वायर प्लस के ई अल्फा टोटल एनर्जी। ये दोनों बराबर होनी चाहिए। यहां से हम कह सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ एलिमेंट y प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ एलिमेंट अल्फा हुआ इक्वल टू मास ऑफ x एलिमेंट माइनस मास ऑफ y प्लस मास ऑफ अल्फा, एंड दिस होल मल्टीप्लाइड बाय सी स्क्वायर। और ये जो काइनेटिक एनर्जी y और अल्फा का टोटल है, यही चीज क्यू वैल्यू कहलाती है। इसी को क्यू वैल्यू कहा जाता है। और यहां से बन जाता है कि क्यू वैल्यू इज इक्वल टू
Q वैल्यू इक्वल्स टू मास ऑफ X यानी कि मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट इंटू सी स्क्वायर। तो ऐसे भी एनर्जी निकाली जाएगी। फर्क है, देखो जब बाइंडिंग एनर्जी के फॉर्म में चल रहे हो आप, तो प्रोडक्ट के बाइंडिंग एनर्जी में से रिएक्टेंट की बाइंडिंग एनर्जी माइनस होनी है, और अगर मास के फॉर्म में चलना है आपको, तो रिएक्टेंट के मास में से प्रोडक्ट का मास माइनस किया जाएगा, उल्टा है, और इंटू सी स्क्वायर और करेंगे। और Q वैल्यू का मतलब एक रिएक्शन में जो एनर्जी काइनेटिक के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हुई है, जितनी एनर्जी काइनेटिक फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होगी उसी को हम रिएक्शन की Q वैल्यू भी कहते हैं, वो चाहे क्लासिकल फिजिक्स हो चाहे वो मॉडर्न फिजिक्स हो। एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन का सोर्स डिफरेंट है। क्लासिकल फिजिक्स में काइनेटिक एनर्जी में जो एनर्जी ट्रांसफॉर्म हुई है वो केमिकल एनर्जी से कन्वर्ट हुई है, और मॉडर्न फिजिक्स में जो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रही है वो मास के कन्वर्जन से हो रही है। अभी क्लियर हुआ या और भी कोई डाउट से बताएं? पूछो पूछो। सर जरूरी है कि मतलब Q वैल्यू काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में ही मतलब किसी और फॉर्म में भी नहीं? नहीं बच्चा, देखो ना, मॉडर्न फिजिक्स में एनर्जी का जो फॉर्मूला है, बच्चा फिर बोल रहा हूं, एक बार एक लेक्चर बना, आप दोबारा पढ़ना। जो टोटल एनर्जी है मॉडर्न फिजिक्स में, वो रेस्ट एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी ही है। मॉडर्न फिजिक्स में पोटेंशियल वोटेंशियल का कोई बात ही नहीं होता है। मॉडर्न फिजिक्स में एनर्जी का मतलब रेस्ट एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, बस, और कुछ नहीं है। ये तो हम क्लासिकल फिजिक्स में पढ़ते हैं ना कि एनर्जी साउंड के फॉर्म में, एनर्जी हीट के फॉर्म में, एनर्जी लाइट के फॉर्म में, एनर्जी पोटेंशियल के फॉर्म में। ये तो क्लासिकल फिजिक्स में है जहां पर एनर्जी की इतनी कैटेगरीज डिफाइन की गई है। मॉडर्न फिजिक्स इसी बात को तो डिनाई कर रहा है कि एनर्जी मतलब सिर्फ दो बातें, रेस्ट वाली एनर्जी और प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो जब भी मॉडर्न फिजिक्स में एनर्जी की हम बात करेंगे वो बिलोंग करेगा सिर्फ काइनेटिक एनर्जी को। क्लियर हुआ सर? बताओ बच्चा। एक बार फिर बता दीजिए कि यहाँ पे रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट क्यों, मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस, भैया कनेक्ट नहीं करना। नहीं, वो तो इसलिए कोई और दूसरा देख लो, दूसरी इक्वेशन देख लो। मैं अल्फा डिके की बजाय कोई और इक्वेशन दिखा देता हूँ। कोई भी इक्वेशन ले लो आप, न्यूक्लियर रिएक्शन की कोई भी इक्वेशन मान लेते हैं। A प्लस बी कन्वर्ट्स इनटू C प्लस डी, मान लेते हैं ये रिएक्शन हुई। A प्लस बी इक्वल टू C प्लस डी। सुनना मेरी बात, ये क्या बोल रहा हूँ। A प्लस बी इक्वल टू C प्लस डी। यार आप देखो, हमारी प्रॉब्लम क्या हो रही है वो समझो। हम लोग नहीं समझ पा रहे ना, उसका एक रीजन है, बता रहा हूँ क्या रीजन है। फिर एक बार तुमको पहले क्लासिकल फिजिक्स दिखाते हैं आपको, तब समझ में आएगा जल्दी से। क्या क्लासिकल फिजिक्स में ऐसा नहीं होता कि अगर कोई एक m1 बॉडी u1 वेलोसिटी से चले, m2 बॉडी u2 वेलोसिटी से चले, या ना चले, ये ना चले, m1 और m2 चल नहीं रहे, रेस्ट पे हैं। सुनना, मैं एग्जांपल देता हूं तुम्हें। और ये कनेक्टेड है स्प्रिंग से, और स्प्रिंग जो है वो कंप्रेस है, कंप्रेशन में है स्प्रिंग। और m1 m2 आपके स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स हैं, रेस्ट पे हैं। क्या होता है जब आप स्प्रिंग छोड़ोगे तो क्या ये m1 m2 मोशन में नहीं जाएंगे? मैकेनिक्स तो समझ में आती है ना, मैकेनिक्स से तो समझ सकते हो। m1 m2 दो ऑब्जेक्ट्स रेस्ट पे हैं और उनके बीच में स्प्रिंग दबी हुई है, तो जैसे ही हम सिस्टम को छोड़ेंगे तो क्या m1 m2 मूव नहीं कर जाएंगे? और किधर की तरफ मूव करेंगे, सेम डायरेक्शंस में या फिर अपोजिट डायरेक्शंस में ऑपोजिट डायरेक्शन चलेंगे? तो एक v1 हुआ, एक v2 हुआ। अब समझो पूरी बात। और स्प्रिंग हमारी नॉर्मल लेंथ पे हो जाएगी। तो ये बताओ, ये जो काइनेटिक एनर्जी आ रही है यहाँ पर, काइनेटिक एनर्जी, ये आई कहां से है? तो क्या स्प्रिंग, तो स्प्रिंग के पोटेंशियल, तो स्प्रिंग के उससे। हाँ, तो इसका मतलब स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी ही तो काइनेटिक में ट्रांसफॉर्म हुई है। ये क्लासिकल फिजिक्स हुआ है कि आप एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में बदल सकते हो।
अब मॉडर्न फिजिक्स क्या बोल रहा है इसको फिर समझ लो आप, मैं जनरलाइज कर दे रहा हूँ एक बार। मॉडर्न फिजिक्स कह रहा है एलिमेंट ए और एलिमेंट बी के बीच कोई न्यूक्लियर इंटरेक्शन हुआ, इनके बीच कोई न्यूक्लियर इंटरेक्शन हुआ और उस वजह से ये C+D बन गए। एक का मास Ma है, एक का मास Mb है, एक का मास Mc है और एक का मास Md है। हम ये मान के चल रहे हैं कि A भी रेस्ट पे है, B भी रेस्ट पे है। अब आप मैकेनिक्स से कंपेयर करना इसको, दोनों मासेस पहले रेस्ट पे थे और बाद में ब्लॉक सी मोशन में है, मतलब सॉरी एलिमेंट सी मोशन में है और एलिमेंट डी भी मोशन में आ गया। रिएक्शन के बाद ये मोशन में आ गए। रिएक्शन से पहले ये रेस्ट पे थे, रिएक्शन के बाद जितने एलिमेंट बन रहे हैं वो सब मूव कर रहे हैं। और ये जो Ma, Mb, Mc, Md हैं, ये सब इनके रेस्ट मासेस हैं। मैं फिर बोलूंगा अगर आपको फिर भी दिक्कत हो तो आप पहला लेक्चर एक बार जरूर देख लेना, क्योंकि तब इसकी इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आई थी, अब इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी आपको। ये सब इनके रेस्ट मासेस हैं। और इसके अलावा जिस कंसेप्ट को हम यूज कर रहे हैं वो ये है मॉडर्न फिजिक्स में, इन मॉडर्न फिजिक्स एनर्जी इज ऑलवेज डिफाइंड एज द रेस्ट एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी एंड रेस्ट एनर्जी कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला रेस्ट मास इनटू सी स्क्वायर। ये सारे कंसेप्ट्स को एक साथ मिला करके देखो तो यहां पर आपके पास एनर्जी हो गई Ma इंटू सी स्क्वायर की, काइनेटिक कुछ है नहीं। यहाँ पर Mb इंटू सी स्क्वायर, कोई काइनेटिक नहीं है। यहाँ पर Mc इंटू सी स्क्वायर प्लस काइनेटिक, और फिर यहाँ पर Md इंटू सी स्क्वायर प्लस काइनेटिक। और मॉडर्न फिजिक्स कहता है कि ये वैल्यू बराबर होगी, टोटल एनर्जी बराबर होगी। मतलब वो ये कह रहा है कि रेस्ट एनर्जी लेफ्ट साइड और राइट साइड अलग हो सकती है, काइनेटिक एनर्जी लेफ्ट साइड राइट साइड अलग हो सकती है, लेकिन दोनों का टोटल करोगे तो टोटल वैल्यू लेफ्ट साइड पर और टोटल वैल्यू राइट साइड पर अलग नहीं आ सकती कभी भी। अब बताओ भाई, पहले यहाँ पर ये बात अगर नहीं समझ में आ रही तो कोई फायदा नहीं आगे बढ़ने का। फिर यस सर। क्लियर हुआ? Yes, sir. यस सर। ओके, तो अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ सी प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ डी, मैं कह रहा हूं इसी को मैं क्यू वैल्यू का नाम दे रहा हूं। तो ये चीज क्या ये ऐसा नहीं बन जाएगा Ma प्लस Mb माइनस Mc प्लस Md एंड टोटल मल्टीप्लाइड बाय सी स्क्वायर विच इज मास ऑफ रिएक्टेंट, A प्लस बी रिएक्टेंट थे मेरे, और माइनस मास ऑफ C प्लस डी जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, रिएक्शन की प्रोडक्ट्स हैं, और इंटू सी स्क्वायर। Yes, sir. ठीक है, अभी क्लियर हो गया क्यू वैल्यू। और क्यू वैल्यू का मतलब कि प्रोडक्ट की काइनेटिक एनर्जी। भैया जिसने डाउट पूछा था वो अगर वो हो तो कंफर्म कर दो भाई, आपको डाउट क्लियर हो गया तो आगे बढ़े, क्योंकि ये फंसा रह गया। Yes, sir. है ना? तो अभी किसी को डाउट तो नहीं है इसमें कि दोनों तरीके, बाइंडिंग एनर्जी से भी और मास से भी। बाइंडिंग एनर्जी अगर दी है क्वेश्चन में तो प्रोडक्ट की बाइंडिंग एनर्जी में से रिएक्टेंट की बाइंडिंग एनर्जी लेस करो, और मास दिया है तो रिएक्टेंट के मास में से प्रोडक्ट का मास लेस कर दीजिए और इंटू सी स्क्वायर कर दीजिए, रिएक्शन की क्यू वैल्यू आ जाएगी। एक्सक्यूज मी सर। सर अगर रिएक्टेंट के साइड में न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स और प्रोडक्ट के साइड में जितने न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स हैं वो बराबर होंगे और उनके मासेस भी दिए रहते हैं, तो जो मास ऑफ रिएक्टेंट है और मास ऑफ प्रोडक्ट है वो सिमिलर नहीं आएगा? आएगा। मैं एक सेकंड होल्ड करिए, बता रहा हूँ। हाँ जी बच्चा बताओ, सॉरी थोड़ा सा। जी सर। हाँ क्या कह रहे थे बताओ। सर मैं पूछ रहा कि जो रिएक्टेंट के साइड पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स हैं एंड प्रोडक्ट के साइड में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स हैं वो बराबर होंगे, और अगर उनके मासेस को इक्वेट करेंगे तो जो टोटल मास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है वो इक्वल आएगा? थ्योरेटिकल मास की बात कर रहे हैं या एक्सपेरिमेंटल मास की बात कर रहे हैं? क्योंकि हम जो एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं वो उनके एक्सपेरिमेंटल मास के करस्पॉन्डिंग निकाल रहे हैं। सर मतलब जो फाइनल इक्वेशन में जो मास लेंगे वो कौन सा वाला होगा? एक सेकंड, मैं जो तुम्हारा डाउट पहले लिख लेता हूँ, ऐसे समझ नहीं आएगा। कोई रिएक्शन बताएं, कौन सी बताना चाह रहे हो आप? कोई रिएक्शन क्या कहना चाह रहे हैं? सर पिछली वाली रिएक्शन में अगर हम लोग कंसिडर कर लें, क्या हुआ इसमें? जैसे
सर जहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स जो लेफ्ट हैंड साइड में होंगे दोनों रिएक्टेंट के और राइट हैंड साइड में दोनों प्रोडक्ट के, वो तो इक्वल होंगे एंड उनका मासेस भी दिया रहता है 0.007276 करके। नहीं तो बच्चा, लेकिन देखो ऐसा होता है ना, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं आपकी बात समझा। देखो होता क्या है, तो हाँ न्यूट्रॉन, ठीक है आपकी बात एक बार और सुन लेते हैं। न्यूट्रॉन प्रोटॉन के मासेस लेफ्ट साइड राइट साइड बराबर है, बिल्कुल सही बात है। फिर तो सर जो फाइनल इक्वेशन में मास रखेंगे हम्म, वहां पे थ्योरेटिकल मास के हिसाब से तो वो वैल्यू 0 बन जाएगी, क्यू हाँ वैल्यू। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जन। देखो तो अब समझो, मैंने एक फिर से अब इसको नंबर के फॉर्म में लिखता हूँ। मैं रैंडमली एक डेटा चूज कर रहा हूँ। मान लो 42 कुछ ए है, वो 75 है, हो सकता है अब ऐसा कोई एलिमेंट ना हो, प्लस 30 कोई बी है, और मान लेते हैं यहाँ पर 46 है, ऐसे जबरदस्ती का चूज कर रहे हैं। और इधर की तरफ मान लिया हमारे पास कोई नंबर आया 25 सी और 56 मान लेते हैं, और प्लस डी, और वो हो जाएगा 42 और 30 हमारा 72 हो गया। उसमें से 25 अगर हम लेस कर देते हैं, मेरे ख्याल से 47 आ जाएगा, और ऊपर 56 मतलब यहाँ पर शायद 65 आ जाएगा। ठीक है यार, ये बताओ ऐसा कुछ हुआ? ये कहना चाह रहे हैं ना आप? यस सर। ठीक है, अब सुनो, मैं दोनों चीजें लिख के दिखा रहा हूँ, तुम्हारा कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा अभी यहाँ से। एक हमारा थ्योरेटिकल मास है, और एक हम लिखेंगे यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल मास। थ्योरेटिकल मास क्या हुआ यहाँ पर, 42 इंटू मास ऑफ अ प्रोटॉन प्लस 75 माइनस 42 33 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन, प्लस 30 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 16 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन। और इधर की तरफ 25 इंटू एम पी प्लस 56 माइनस 25 31 मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस 47 मास ऑफ प्रोटॉन एंड प्लस 65 माइनस 46 करेंगे तो ये 18 मास ऑफ न्यूट्रॉन आएगा। ये तो बराबर ही आएंगे यार। यस सर। बिल्कुल सही बात है, थियोरेटिकल मास बराबर आएंगे, लेकिन एक्चुअल में जो एक्सपेरिमेंटल मास है वो इससे कुछ कम है ना यार, इससे तो कुछ लेस आएगा ना ये चीज। यही तो मास डिफेक्ट है कि जब ये एलिमेंट ए एक्चुअल में बना होगा तो इसका मास 42 mp प्लस 33 mn है ही नहीं, उससे कम मास है इसका। तो आप इसका एक्चुअल मास ma डिनोट करो, जिसमें ma की वैल्यू लेस है 42 mp प्लस 33 mn से। यही मास डिफेक्ट है। इधर आप एक्चुअल मास लोगे mb, इधर एक्चुअल मास लोगे mc, और इधर एक्चुअल मास लोगे md। ये भी कंजर्व नहीं है, मासेस नहीं कंजर्व है, ना तो थ्योरेटिकल मास कंजर्व है ना एक्सपेरिमेंटल मास कंजर्व है। थ्योरेटिकल मास तो कंजर्व है, लेकिन थ्योरेटिकल मास से करोगे क्या? रिएक्शन, रिएक्शन एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है या थ्योरेटिकल रिजल्ट है? एक बात ये भी समझो ना, कोई रिएक्शन हो रही है तो मतलब एक्सपेरिमेंट हो रहा है वहां पर। तो हम जो भी मास कंसिडर करेंगे वो करेंगे एक्सपेरिमेंटल वाले मासेस। यस सर, यही पूछना था, वो हाँ इक्वेशन में एक्सपेरिमेंटल मास पुट करेंगे मतलब। राइट, बिल्कुल। अरे तो जो जैसे अगर आप जो हमको मतलब बुक्स के पीछे एटॉमिक मासेस की एक टेबल दी जाती है जिसमें सबके एटम्स, सारे एटम्स के मासेस, पीरियोडिक टेबल जैसे होता है आपका, यस सर। तो पीरियोडिक टेबल में जो मासेस मेंशन होते हैं एटॉमिक मासेस, वो थ्योरेटिकल है या एक्सपेरिमेंटल है? वो सारे के सारे एक्सपेरिमेंटल मास। थ्योरेटिकल मास की टेबल क्यों बनाएंगे भाई? थ्योरेटिकल मास तो आप प्रोग्रामिंग कर लो ना, कैलकुलेटर से निकाल दो, क्या जरूरत उसके लिए टेबल बनाने की? भाई जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास लिख दो और फिर मल्टीप्लाई करके तो आप किसी का भी मास निकाल सकते हो, उसके लिए हमको एक टेबल बनाने की कोई जरूरत ही नहीं थी। तो रिएक्शंस में हमेशा एक्सपेरिमेंटल मासेस ही कैलकुलेट किए जाएंगे, उन्हीं से निकालेंगे। मतलब कि जो ये क्यू वैल्यू लिखी जा रही है कि मास ऑफ रिएक्टेंट, मैं समझ गया आपका जो डाउट है वो, ठीक है, अच्छा हुआ तुमने क्लियर कर लिया। और मास ऑफ प्रोडक्ट्स जो आप ये कह रहे हो, और इंटू सी स्क्वायर, तो यहाँ पर ये कौन से मासेस है ये क्लियर कर दे रहे, तो ये दोनों के एक्सपेरिमेंटल मासेस हैं, मतलब जो टेबल पे लिख के दिए जाएंगे तुमको। क्योंकि थ्योरी वाइज तो मास चेंज कहाँ हुआ, थ्योरी वाइज तो मासेस वैसे ही हैं। अभी क्लियर हो गया? और भी कोई डाउट है? यस सर, समझ गया, थैंक यू।
ठीक है बच्चा, और किसी का तो कोई फिर डाउट इस दोनों में? क्योंकि ये समझ गए तो चैप्टर डन है, मतलब इसके बाद बहुत ज्यादा बस्ता नहीं है, ये समझ आया तो आप समझ। और क्यू वैल्यू का मतलब भी समझो, क्यू वैल्यू निकालने का तरीका क्या है और उसका मतलब क्या है। तो ये क्यू वैल्यू मतलब क्या, यहाँ पर पूछा जाए, क्यू वैल्यू निकाल तो दी, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ ये? इट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स C प्लस डी, एज्यूमिंग कि रिएक्शन से पहले वाले एलिमेंट हमारे रेस्ट पे थे। अच्छा, अगर मैं और जनरलाइज करना चाहूं आपको, बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल क्लैरिटी के साथ चलना चाहते हो, मान लो हमारा एलिमेंट ए और एलिमेंट बी मोशन में थे, एलिमेंट ए भी मोशन में है, एलिमेंट बी भी मोशन में है, मान लेते हैं, कभी कभी थ्योरेटिकल चेक भी आता है, और ये बिफोर रिएक्शंस है। एक बेसिक सा पॉइंट बस समझ लो भाई, दिक्कत नहीं आएगी। और एक आफ्टर न्यूक्लियर रिएक्शंस, कुछ न्यूक्लियर रिएक्शंस हुए और उसके बाद यहां पर कहानी बदल गई, उसके बाद हमारे एलिमेंट्स बन गए सी और डी, वो भी मोशन में है। तो ऐसी रिएक्शंस में एक तो मोमेंटम कंजर्व होगा, क्लासिकल फिजिक्स हो चाहे मॉडर्न फिजिक्स हो, मोमेंटम कंजर्व रहेगा। लेकिन इसके बाद अब यहां पर अगर आप मॉडर्न फिजिक्स के हिसाब से लिखोगे तो क्या लिखोगे, देखिए अकॉर्डिंग टू मॉडर्न फिजिक्स एनर्जी वाली इक्वेशन क्या बनेगी। क्योंकि जो मासेस हमको दिए जाते हैं, जो मासेस प्रोवाइड किए जाते हैं टेबल्स में, वो हमेशा रेस्ट मासेस होते हैं। तो हमारी एनर्जी, टोटल एनर्जी क्या लिखेंगे, देखो लेफ्ट साइड की टोटल एनर्जी, दिमाग में एक चीज बिठा लो, टोटल एनर्जी मतलब रेस्ट एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो ma इंटू सी स्क्वायर रेस्ट एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए, mb इंटू सी स्क्वायर प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी, ये टोटल एनर्जी है। और ये कंजर्व होना चाहिए राइट साइड के टोटल एनर्जी से। दैट मीन्स एम सी इंटू सी स्क्वायर प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सी प्लस एम डी इंटू सी स्क्वायर और प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ डी। अब जो डिफरेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी आया, मतलब कि काइनेटिक एनर्जी जो प्रोडक्ट्स की है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ सी प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ डी, और उसमें से हम अपने रिएक्टेंट्स के काइनेटिक एनर्जी को लेस कर देते हैं, यानी कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी। यही चीज कहलाती है इन जनरल क्यू वैल्यू। और ये इक्वल हो जाएगा, अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा एम ए प्लस एम बी माइनस एम सी माइनस एम डी एंड होल मल्टीप्लाइड बाय सी स्क्वायर। ज्यादातर क्वेश्चंस में हमारे को रिएक्टेंट्स स्टेशनरी दिए जाते हैं, जो रिएक्शंस हैं, जो रिएक्ट कर रहे हैं वो स्टेशनरी होते हैं, इसीलिए के ई प्लस के बी को हम पहले जीरो मान लेते हैं। तो प्रोडक्ट्स की काइनेटिक एनर्जी को डायरेक्टली क्यू वैल्यू कह दिया जाता है। मतलब इन जनरल क्यू वैल्यू का मतलब, न्यूक्लियर रिएक्शन में इन जनरल क्यू वैल्यू का मतलब चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी कह दीजिए। पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी जो चेंज हो रही है वही क्यू वैल्यू है। और ये सिर्फ न्यूक्लियर में नहीं, क्लासिकल में भी यही मतलब है इसका। बच्चा अब हमारी, मैं एग्जॉस्ट हो चुका हूँ इसको समझा समझा करके, ठीक है जी। ये इतना टाइम इसलिए भी दे दिया क्योंकि ये एनर्जी और मोमेंटम से रिलेटेड है, तो मतलब फिजिक्स आ जाएगी इसके अंदर। बाकी तो केमिस्ट्री ऐसा सिमिलर है, तो इसमें याद करके भी हो जाएगा। अब हो गया बिल्कुल क्लियर, या हल्का फुल्का डाउट है किसी को भी, मतलब यह बिल्कुल एकदम टोटल क्लियर हो चुका है, ये एब्सोल्युटली क्लियर है, या कुछ कुछ है मन में लग रहा है कि नहीं यार अभी कुछ बचा हुआ है? तो बढ़े आगे थोड़ा सा, मतलब आगे क्या बढ़ना है वो। यस सर, बढ़ जाता है। यस सर। आगे आगे Yes. बढ़ना नहीं बच्चा। देखो आगे यहाँ पर जो अभी आपने पूछा ना, उसमें न्यूक्लियर फोर्स की एक प्रॉपर्टीज बताई गई हैं, बस इसके बाद ज्यादा नहीं कराएंगे, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी हम सेकंड स्टेज में लेंगे, 2 लेक्चर्स में है। तो पहला लेक्चर हमारा सिर्फ यहीं तक का होगा, न्यूक्लियर फोर्स तक का। न्यूक्लियर फोर्स एक फंडामेंटल फोर्स है, पहली बात, ये भी थियोरेटिकल है। और इसके जितने भी पॉसिबल पॉइंट्स हैं, मैं एक्चुअली ये पॉइंट्स मैंने लिखे हैं इस बात को माइंड में रख करके कि मतलब पेपर सेटर जो होंगे वो कहाँ कहाँ से क्वेश्चन निकाल सकते हैं। जितने भी पॉइंट्स हैं जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं थ्योरेटिकल, वो सारे पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए। तो ये प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी लगेगा, न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच में भी लगेगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में भी लगेगा, सबके बीच में ये लगेगा।
मतलब एक्चुअली ये कहा जाता है कि जैसे अगर आप न्यूक्लियस की बात करेंगे तो उसके अंदर हम लोग कहते हैं कि अलग अलग जगहों पर न्यूट्रॉन्स होते हैं डिफरेंट टाइप के, और उसी में अलग अलग जगहों पर प्रोटॉन्स भी होते हैं। अब जो प्रोटॉन्स हैं, अगर हम किसी एक स्पेसिफिक प्रोटॉन को फोकस करें तो बाकी के सारे प्रोटॉन किसी भी स्पेसिफिक प्रोटॉन को रिपेल करेंगे। जितने भी प्रोटॉन आप देख रहे हो वो सब मिल करके एक स्पेसिफिक प्रोटॉन को रिपेल करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के थ्रू। लेकिन न्यूट्रॉन उस प्रोटॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा न्यूक्लियर फोर्स के थ्रू, प्रोटॉन भी प्रोटॉन को अट्रैक्ट करेगा न्यूक्लियर फोर्स के थ्रू, दूसरे न्यूट्रॉन भी उस प्रोटॉन को अट्रैक्ट करेंगे न्यूक्लियर फोर्स के थ्रू, और न्यूक्लियर फोर्स की वजह से किसी स्पेसिफिक प्रोटॉन पर लगने वाला टोटल अट्रैक्टिव फोर्स और उस स्पेसिफिक प्रोटॉन पर बाकी के प्रोटॉन्स का लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन फोर्स, ये एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं और वो प्रोटॉन या न्यूट्रॉन स्टेबल कंडीशंस में रहेंगे अपने। देखिए, अगर मैं बोलूं कि न्यूक्लियर फोर्स, सुनना ध्यान से, लैंग्वेज का गेम है, न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन प्रोटॉन एंड प्रोटॉन, न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रॉन एंड न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये सब बराबर मिलेंगे आपको, इन सब की वैल्यू बराबर होगी। लेकिन अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज सिर्फ इतनी हो, फोर्स बिटवीन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, फोर्स बिटवीन प्रोटॉन प्रोटॉन, फोर्स बिटवीन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन एंड फोर्स बिटवीन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, तो जब सिर्फ फोर्स लिखा है तो मतलब आप रिजल्टेंट की बात कर रहे हो, ओनली फोर्स मतलब नेट। तो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक का रिपल्सन है लेकिन न्यूक्लियस का अट्रैक्शन भी है, दोनों फोर्स हैं प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, इलेक्ट्रोस्टैटिक का रिपल्सन, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन, और अट्रैक्शन काफी स्ट्रांग होगा रिपल्सन के कंपेयर में। लेकिन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में सिर्फ न्यूक्लियर फोर्स लग सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं लग पाएगा बिकॉज इनमें चार्ज नहीं है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच भी इलेक्ट्रोस्टैटिक का फोर्स नहीं लगेगा क्योंकि इनमें भी एक में चार्ज है दूसरे में नहीं है। तो फोर्स बिटवीन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन एंड फोर्स बिटवीन प्रोटॉन न्यूट्रॉन बराबर होंगे और ये वैल्यूज ज्यादा आएंगी टोटल फोर्स बिटवीन द प्रोटॉन एंड प्रोटॉन से। ये दोनों लाइनें समझ में आ रही है? yes, हाँ, कि प्रोटॉन प्रोटॉन का रिजल्टेंट फोर्स कम क्यों हो जाता है, क्योंकि उसमें न्यूक्लियर फोर्स भी लगा और कोलम्बिक फोर्स भी लगा, बाकी के दोनों में कोलम्बिक फोर्स नहीं है। उसके अलावा ये कहा जाता है कि इसकी रेंज काफी कम होती है, जिसका क्या मतलब है, रेंज कम होने का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, रेंज कम होने का मतलब, इसकी भी इंपॉर्टेंस है। देखो, हम इसमें कुछ रैंडमली ऐसे करके प्रोटॉन दिखा दे रहे हैं। सर जब ये बहुत पास रखे होंगे तभी ये सिर्फ फोर्स लगेगा इनके बीच में। कौन पास में रखा होगा? सर न्यूट्रॉन प्रोटॉन मतलब, और प्रोटॉन प्रोटॉन सर ये मतलब बहुत कम डिस्टेंस पे होने चाहिए। हाँ, ये भी कह सकते हो, जैसे मान लो आपने एक स्पेसिफिक प्रोटॉन को चूज किया, तो जितने प्रोटॉन्स होंगे वो कहीं भी हों, कहीं भी हों, प्रोटॉन वाली फोर्स तो हर जगह से लगेगी, इररिस्पेक्टिव कि प्रोटॉन कितनी दूर है। प्रोटॉन्स कितने भी दूर होंगे वो सब हर प्रोटॉन के ऊपर कोलम्बिक फोर्स लगाएंगी, ये सब आपका कोलम्बिक फोर्स लगता रहेगा। मतलब एफ कोलम्बिक
irrespective of distance will act. लेकिन न्यूक्लियर फोर्स के बारे में कहा जाता है कि एक प्रोटॉन पर एक न्यूट्रॉन का न्यूक्लियर फोर्स Fn कुछ ही न्यूट्रॉन्स लगाएंगे, कुछ न्यूट्रॉन्स जो इसके काफी नजदीक होंगे वो तो लगाएंगे, कुछ न्यूट्रॉन्स जो दूर हैं, डिस्टेंस न्यूट्रॉन, किसी प्रोटॉन से जो ज्यादा डिस्टेंस में है, डिस्टेंस न्यूट्रॉन, दे कैन नॉट एक्सर्ट न्यूक्लियर फोर्स. मतलब कि एक प्रोटॉन पर नंबर ऑफ कूलम्बिक फोर्स काफी ज्यादा होंगे और नंबर ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस काफी कम होंगे, क्योंकि प्रोटॉन अपने अगल बगल के कुछ ही न्यूट्रॉन्स के साथ इंटरैक्ट कर सकता है, दूर वाले न्यूट्रॉन के साथ वो उसका इंटरेक्शन पॉसिबल नहीं होता. ये कहलाता है अब इसको शॉर्ट रेंज का फोर्स. न्यूक्लियर फोर्स कम डिस्टेंस के लिए होती है, कम डिस्टेंस के पार्टिकल्स पे ही लगती है. जब पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ गया, और कितनी कम डिस्टेंस, तो जब डिस्टेंस का ऑर्डर 10⁻⁻15 मीटर का होगा तो न्यूक्लियर फोर्स लगेगी. मतलब अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में डिस्टेंस 10⁻⁻14 मीटर है, नो न्यूक्लियर फोर्स, नहीं लगेगा इसमें. 10⁻⁻15 से 10 टाइम्स ज्यादा हो गया. और इसी वजह से ये कहा जाता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमेशा एक्सीड करने लगते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एक्सीड कर जाते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन से. मतलब जितने ज्यादा मास नंबर बढ़ता है तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा होने लगते हैं और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कम होने लगते हैं. मतलब शुरुआत में तो 10⁻⁻15 से तो 10⁻⁻14 बड़ा है सर, तो न्यूक्लियर फोर्स लगना चाहिए ना सर. नहीं लगेगा ना, तो बड़े डिस्टेंस पे नहीं लगता वो. अच्छा ओके सर, ठीक है. देखिए सोडियम तक ये 20, मतलब 10 प्रोटॉन 10 न्यूट्रॉन कहते हो आप. कैल्शियम तक भी ठीक है, 20-40, 20-20 चलते हैं, 20 प्रोटॉन 20 न्यूट्रॉन. यूरेनियम पे जाओ, प्रोटॉन कम है, न्यूट्रॉन ज्यादा हो गए इसके. तो इसका भी रीजन बताते हैं, ऐसा क्यों होता है कि प्रोटॉन्स के नंबर कम क्यों होते हैं, न्यूट्रॉन के नंबर ज्यादा क्यों होने लगते हैं. ये भी तो पूछते हैं ना कि मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन आगे चल करके कम होने लगते हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा होते हैं. उसका रीजन ये है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन जो कम होंगे, अगर मान लो 92 हैं, तो किसी एक प्रोटॉन पर 91 कोलम्बिक फोर्सेस लगेंगी. किसी भी एक प्रोटॉन पर 91 कोलम्बिक फोर्सेस होंगी. लेकिन क्या इस पर 143 न्यूक्लियर फोर्सेस होंगे? क्या सारे न्यूट्रॉन उस पर फोर्स लगाएंगे? न्यूक्लियर फोर्स लेस देन 143 होगा, क्योंकि वो उसकी रेंज कम है. तो 143 से कम होने पर भी हो सकता है कि इतने न्यूक्लियर फोर्सेस लग जाएं जो कि कोलम्बिक फोर्सेस को बैलेंस करते रहे. ये सब थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के लिए है यार. अट्रैक्टिव इन द नेचर है और मच स्ट्रॉन्गर देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. चार्ज के इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है तो सबके लिए बराबर होगा. नॉन सेंट्रल का मतलब क्या होता है, जैसे कि ये जो फोर्सेस होते हैं ये 1/r² को फॉलो नहीं करते. जैसे ग्रेविटेशन का फोर्स 1/r² है, कोलम्बिक फोर्स 1/r² है, न्यूक्लियर फोर्स आपका 1/r² नहीं होता, ये इसको फॉलो नहीं करते. और सैचुरेशन प्रॉपर्टी का मतलब ईच न्यूक्लियन इंटरैक्ट्स विद ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स नियरेस्ट टू इट. सबसे नहीं फोर्स लगा सकते आप. तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, हो सकता है ऑब्जेक्टिव पेपर बन जाए कभी कभी ना, तो थ्योरेटिकल भी आ जाता है. तो आप लोग यहाँ तक पूरा पढ़ के रखो बच्चा, ठीक है. इसके बाद जो सीरीज है वो रेडियो एक्टिविटी वाली है, वो एक सेपरेट टॉपिक हो जाएगा पूरा, वो अब अगली वाली क्लास में डिस्कस हो जाएगा.